नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। 20 दिन के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। ये 9वीं क्लास रिकॉर्ड हो रही है। 8 क्लास इससे पहले डल चुके हैं, उन सभी को आपको देखना है। उसके बाद ये 9वीं क्लास पे जंप करना है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो आप वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ये वीडियो डलेगा नहीं, वीडियो के नीचे जस्ट नीचे आप देखना डिस्क्रिप्शन का आएगा, मोर ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डले रहता है, ठीक है। वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक। वहाँ से जाके देख लीजिएगा। पूरे प्लेलिस्ट में 20 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना, ठीक है। और पढ़ते जाना है। ये बच्चों के मन में आ रहा है कि सर ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैथ्स रीजनिंग। मैंने बोला ना, आप ये 20 दिन पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तो 8 ही क्लास हुए है ना, 20 दिन का पूरा वीडियो देखना है। एग्ज़ाम निकालने लायक आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने लायक तैयारी हो जाएगी। फिर भी आपको इसमें थोड़ा संशय है और इससे ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स अवेलेबल है, वो भी मैंने बताया। महिला परीक्षा का क्रैश कोर्स काफ़ी कम फीस पर एकदम अफोर्डेबल है, तो वो आप परचेज कर सकते हो। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। स्क्रीन पे ये साइड में यहाँ पे दिखता भी होगा। मेरा नंबर भी है 8770123687। ये नीचे स्क्रीन में शो हो रहा होगा, नीचे बेल्ट में। इसमें कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने कही थी कि ये जो नंबर दिख रहा होगा आपको 8770123687, ये नंबर आप सेव कर लीजिए। सर क्या होगा सेव करने से? मेरे टच में रहोगे सेव करने से। नंबर सेव कर लेना। इसमें मुझे बस एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और जिला। नाम और जिला बस व्हाट्सएप करना। सर उससे क्या होगा, उससे मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, आप मुझसे डायरेक्ट जुड़े रहोगे। कोई चीज़ मैं स्टेटस में रखूँगा ना, तुरंत आपको सेव दिखेगी। कोई नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी है जिसका हो अल्लाह उड़ जाता है, आने की उम्मीद है, लेकिन क्या है जब व्यापम बताता है ना तो काफ़ी समय हो जाता है। तो इसलिए हमारे बताने का इंतज़ार करना। व्यापम का इंतजार करोगे तो भैया बहुत समय लग जाता है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली, कई चीज़ें क्या पब्लिकली आके नहीं बोली जाती यूट्यूब पे। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है। कोई चीज़ ऐसे बोल दो तो बच्चे को लगता है कि ये हवा हवाई बात कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ें नहीं बोली जाती, ठीक है। तो नंबर सेव करिएगा, व्हाट्सएप पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, पिछले हिंदी के क्लासेस में हमने शब्द के प्रकार देखे थे, अलग अलग आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया था। तो रचना के आधार पर हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द देखे हुए हैं। इसको याद रखना और काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया, ठीक है। अब आगे इसी को बढ़ाते हैं, ये वाले पार्ट को, और हम पढ़ेंगे विदेशज शब्द। अब ये सर विदेशज शब्द अलग से कहाँ से आ गए? तो देखो आगे चल के ना आपको ये जो इतिहास वाला पार्ट है, इसी में ही देखो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर वर्गीकरण। कोई कोई शब्द है, वो आया कहां से, जन्म कहां से लिया, उसका इतिहास कहाँ है। अच्छा ठीक है, रूढ़ है, यौगिक है, दो जोड़ के बने, वो तो चलो चलता है, लेकिन एक्चुअल में वो शब्द आया कहां से, जन्म कहां से हुआ, उसके बारे में अगर बताया जाए तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। उसको 5 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और लास्ट है संकर। संकर शब्द। तत्सम, सम सम आ रहा ना, सा संस्कृत। ऐसे वर्ड जो हम लोग डायरेक्ट संस्कृत से उठा लिए। सर कैसे वर्ड? जैसे अग्नि, हिंदी भी बोलते हुए, हम तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं ना, हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हुए भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मूल रूप से हिंदी का नहीं है। जैसे मैंने बोला अग्नि, वायु, तो ये सब संस्कृत से उठाए गए शब्द हैं। वैसे ही रेलगाड़ी बोल रहे हो तो चलो ठीक है, ट्रेन,
क्रिकेट, हिंदी में बोलते बोलते, हिंदी भाषा जब बोलते हैं हम लोग तो ये वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन क्या इसका उद्भव वही हिंदी शब्द से हुआ है? मूल रूप से नहीं, अंग्रेजी वाली कॉपी पेस्ट मार दिए। तो वैसे ही संस्कृत से जो लाया है उस गया है वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। फिर उसी का जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है वो तद्भव, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। देशज या देसी, यही देसी आइटम अपना शब्द रहेगा, उसको देशज में आते हैं। विदेशज जो विदेशी से आगत है, विदेशों से, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ट्रेन। संकर क्या है? दो अलग अलग मिलके, जैसे रेल और गाड़ी, रेल इंग्लिश टर्म है और गाड़ी फिर हिंदी वाला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, मतलब एक रेल और दूसरा, दो अलग अलग देश वाले मिक्स कर दिए तो वो संकर हो गया, क्रॉस ब्रीड पैटर्न समझ लो, क्रॉस ब्रीड हो गया, ठीक है, संकर। तो ये अलग अलग है। इसी में ही एक प्रकार हम देखेंगे विदेशज। सर ये इतिहास के आधार पर आप वर्गीकरण बताया, किसी ने अगर पूछा जाए एग्जाम में 5, लेकिन कभी कभार इसको 4 भी ले लेता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कौन सा ऑप्शन ले रहा है, ठीक है। तो 4 या 5, 4 5 में ना क्या करता है, शंकर को हटा देगा तो 4 बच जाएगा। अब शंकर को क्यों हटाए? कुछ विद्वानों ने, कुछ व्याकरण के जो ज्ञाता है उन्होंने इसको हटाने की बात कही। काहे हटाने की बात की? वो बोले भैया तो विदेशी में तो कवर हो गया क्या, फिर विदेशी को अलग अलग करे कवर कि ये अंग्रेज से, यहाँ से, यहाँ से, एक ही में रखो ना उसको जब विदेशी है तो। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं नहीं नहीं, विदेश से तो है लेकिन मिक्स है, क्रॉस ब्रीड वाला है। तो इन लोगों के चक्कर में हमको कन्फ्यूजन होता है। तो ये मैंने बता दी। इसमें से क्या पढ़ेंगे? विदेशज शब्द। और ये जितने विदेशज शब्द मैं बता रहा हूँ ना, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, काफी आसानी से आपको चीजें याद होंगी, एकदम आसानी से, बस एक बार सुन लेना, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से सुनना, आप 100% अटेंशन इधर देना, सुनना, एग्जाम में देखोगे और बनेगा आपसे, तुरंत मेरी बातें याद आएंगी, ठीक। इतना चैलेंज तो मैं करता हूं। तो विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द में कुछ बार बार पूछे जाने वाले शब्द को मैं यहाँ पे शामिल कर लिया, हर शब्द तो नहीं पढ़ सकते ना। पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द कई सारे हैं। अब इसको मैं कैसे याद किया हूँ? जिन भी शब्द को मैं गाली से रिलेट करके बता पाऊँ ना, गाली से, तो वो आप पुर्तगाली को रिलेट कर लेना, ठीक है। अब कैसे उसको देखेंगे इन शब्दों को, और वहां से आप रिलेट कर पाएगा। जो मर्यादा में रहते हुए बताया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। पुर्तगाली, अलमारी, चाबी, कमरा, तौलिया। और देखो कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो दो जगह से मिलेंगे, पुर्तगाली से, कोई अरबी, फारसी, सब मिक्स है, तो उसके लिए वाद विवाद नहीं करना, उसके लिए किताबों में ही वाद विवाद चल रहा है, वो सुलझ जाएगा तो मैं सुलझा दूंगा। फिलहाल मैं जो बता दिया वही फुल है, फाइनल है, फिर किताबों में कुछ भी लिखा होगा ये मार के आना, सर गलत हो गया तो फिर भी मार के आना। अलमारी, चाबी, कमरा, तौलिया, ये देखो इसके लिए। अब मैं बोल रहा हूँ सब में, सब शब्दों के साथ एक कहानी जोड़ रहा हूँ, उस कहानी को आप याद रखेगा और वहां से पुर्तगाली याद रह जाएगा। अलमारी और चाबी, आपके घर चोरी हुआ है, नहीं हुआ है, तो चोरी होता है तुरंत ही पुर्तगाली याद आता है। हमारे यहाँ एक विकास मित्र है, जो मैं नंबर ऑफलाइन क्लास नहीं चालू करने वाला हूँ ना, तो उस क्लास में मैंने बताया हुआ है कि ये विकास भाई का नंबर है, हमारे छोटे भाई हैं, तो उसमें उनका नंबर दिया मैंने कि कोई भी भैया बाहर से आएगा ना तो रूम अरेंजमेंट के लिए, जो पीजी की व्यवस्था है उसके लिए कॉल कर लेना, ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो विकास की कहानी याद आती है मेरे को, तो खैर अभी अभी फिलहाल की घटना है। तो उनके घर में कभी वो अकेले रहते हैं और कभी वो चले जाते हैं गाँव, तो फिर खाली रहता, कोई रहता है, तो चोर 3 बार आके चोरी कर लिया और तीनों बार उनको कुछ नहीं मिला, ठीक। तो अब वो बोर्ड टंगा दिए कि भैया पहले से 3 बार चोरी हो गया, अब चौथी बार मत आओ, कुछ नहीं मिलेगा। और अभी लास्ट हाल फिलहाल के चोरी में क्या चोरी करके लेके गए? कुछ नहीं मिला तो सब्जी चोरी करके ले गए, ठीक है, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची जो था सब चोरी करके ले गए, ठीक है। तो भैया आएगा, कोई चोर आएगा, अलमारी चाबी पे तो हाथ पर मारेगा, तो आपके मुंह से गाली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर निकलेगा। आप जो गाली देना चाहें वो गाली दे दें, है ना, हमारे मुंह से तो अलग वाला निकलता है। वैसे मैं बचपन से गाली नहीं दिया हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान रहा हूँ बचपन से, ठीक है। फिर देखो, कमरा, चाबी, अलमारी तीनों एक साथ रिलेट कर सकते हो, है ना। और कमरा बोलो, कमरा, चाबी, अलमारी तीनों रिलेट कर लेना। भैया अलमारी चाबी कहाँ, बाथरूम में थोड़ी रखोगे, कमरा में रखोगे ना, कि कहीं खोली वोली में छुपा के रखोगे। तौलिया, ये तौलिया से ऐसे बचपन में तौलिया के लिए लड़ते थे, चादर के लिए लड़ते थे, फेवरेट वो जो गुजू गुजू वाला चादर रहता है, जिस मतलब थोड़ा सॉफ्ट वाला रहता है, गुजू गुजू बोलते थे उसको, गुजू गुजू वाला चादर चाहिए, तो उसके लिए भाई बहन लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा में गाली गलौज चलते रहता था, तो प्यार मोहब्बत वाला गाली गलौज, ठीक है, एकदम हाई एडवांस लेवल वाला नहीं, ठीक है। तो तौलिया, पुर्तगाली, ठीक है। और कुछ नहीं तो ताली गाली कर लेना, तालीस तौलिया गाली। गमला, बाल्टी, ये गमला बाल्टी को थोड़ा बाद में याद कराता हूँ। इधर बात बात पे गाली गलौज होता है और पिस्तौल निकल जाता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुआ पिस्तौल निकल जाता है, गाली गलौज हुआ पिस्तौल निकल जाता है, ठीक। तो पिस्तौल गाली से लड़ कर पाओगे। आलपिन, ये आलपिन बहुत मजेदार कहानी जुड़ी हुई, मैं स्कूल में पढ़ता था,
तो वहाँ बेंच के लिए लड़ाई झगड़े होते थे। मतलब कुछ अच्छे बेंच भी होते थे और कुछ थोड़े से ऐसे हिलने डुलने वाले रहते थे। तो क्या होता था जब प्रेयर में जाते थे ना, उस बीच कोई बंक मार के टेबल चेयर चेंज कर लेता था, और एकदम से पहचान में आने लायक नहीं रहते थे, लेकिन कुछ कुछ फिर पहचान बनाना चालू कर दिया कि भैया ये टेबल चुरी थी, इधर गोद दिए कुछ, तो उससे समझ आने लगा। तो एक लड़का बार बार ऐसे ही करता था, जिसका पाए उसका वो क्या कर लेता था, टेबल चेंज कर लेता था, चेयर चेंज कर लेता था, अपना अच्छे में बैठता था। डेली आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन लड़ाई झगड़ा। तो एक दिन उससे बदला लेने का सोचे, तो उसमें मेरा भी टेबल चेयर एक्सचेंज कर लेता था। तो हम लोग 4-5 दोस्त लोग मिलके क्या किए, और जो नोटिस बोर्ड में पिन चिपकता है ना, ठीक है, तो वो एकदम आल पिन जैसे, याद चोखी नहीं था इतना लंबा, छोटा छोटा पिन था, वो नोटिस बोर्ड में चिपकाते थे, कुछ पेपर है तो चिपका दिए। तो क्या किए, जैसे ही वो बैठा 4-5 ठोक पिन ऐसे पीछे से रख दिए। तो पहले तो वो 2 फुट ऊपर उछला, फिर 2-3 ठोक गाली बका। ठीक है, तो आलपिन ऐसी, आप भी किसी कोई बैठ रहा है, कोई तशरीफ रख रहा है और उसके तशरीफ के नीचे आप आलपिन रख दो, तो गाली बकेगा कि स्वागत करेगा आपका। ठीक है, तो आलपिन से तुरंत याद रखना क्या, पुर्तगाली। यह भी हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, क्लियर। अब गाली नहीं, गाली का मतलब ये जैसे बोलते हैं ना कि गाली खाओगे तुम, तो गाली का तात्पर्य एकदम वैसे वाले गाली नहीं जो बाकी सब लोग देते हैं, वो गाली भी जो मैं देता हूँ। मतलब मैं आमतौर पे अरे बदमाश, अरे ऐसे मैं भी गाली देता था। ठीक है लोग हंसते, स्टूडेंट सामने बैठे हैं हंसते हैं, तो इतना शरीफ रहा हूँ यकीन नहीं होता उनको। ठीक है, तो गाली मतलब एकदम जरूरी नहीं कि गंदा वाला गाली, ऐसे जब मूड खराब हो और कुछ भी उल्टा सीधा बोले वो भी गाली सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो पिस्तौल और आलपिन तो याद रहेगा ही मेरे ख्याल से ना। अब देखो स्कूल की और कहानी बताएंगे, सब पुर्तगाली सिलेक्ट हो जाएगा तुरंत। मैं बोल रहा हूँ ना, याद आएगा। आलपिन सोचोगे, इमेजिन करोगे, तुरंत वो इमेजिन कर लेना बैठा होगा कैसे और गड़ा होगा और कैसे उछला होगा 2 फीट। ठीक है, तो अचार, देखो अचार बचपन में ना, ये खाली अचार के साथ खाना नहीं पोसाता था। खाना ये भाटा सब्जी, अचार और भाजी, ये सब कभी खाने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन अब क्या करें, अब जैसे ज़्यादा फरमाइश करते थे तो मम्मी यही बोलती थी, तो अपन गतरला चला ले, अपना हाथ पर चला ले, अपन गतरला चला ले, तीही बना ले, तीही खा ले। ठीक, तो ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते थे। तो अचार मिल गया तो फिर क्या, थोड़ा सा फिर मूड खराब हो जाता था, मन ही मन कोस रहे हैं, तो वहां से पुर्तगाली याद कर लेना। पपीता, ये मैं जिस मैस में खाना खाता था ना, तो उसके घर पपीता का झाड़ था। ठीक है, तो ये बहुत दिन तक तो मेरे को लौकी बोल बोल के खिलाई, मैं बोला भी, मतलब समझ नहीं आता था। मतलब पपीता की सब्जी पहले खाए नहीं थे, ऐसे ही नॉर्मल पपीता खाए थे, तो लौकी पसंद था, उसको मालूम था। लेकिन वो जो मैडम थी जो मैस चलाती थी, अब बहुत खिलाती अलग थी लेकिन सुनाती थी डेली, इतना सब्जी का रेट बढ़ गया है, फिर भी मैं तुम लोग को 2000 में खिला रही हूँ, अपने जेब से लगा रही हूँ, अपने घर का खिला रही हूँ, नुकसान होता। फिर तो भैया सुनाती ज़्यादा थी, खिलाती कम थी वो। ठीक है, तो उसको मालूम था भैया लौकी इसको पसंद है, लौकी सबको खिला देती थी। और लौकी बोल के पपीता बनाती थी वो, क्यों, क्योंकि उसके घर में पपीता होता था, तो भैया उसके लिए खर्चा नहीं होता था। और ये पपीता अजीब सा लगता था, दिखते लौकी जैसे लेकिन थोड़ा मीठा मीठा लगता था। बहुत दिन बाद मालूम चला भैया लौकी बोल बोल के क्या खिला रही है, पपीता। तो मेरे मुंह से क्या निकला, पुर्तगाली। नहीं समझे, कोई दिक्कत। ठीक है, फिर गोदाम, गोदाम कमीज, और ये तो गोदाम और कमीज को कैसे याद किया मैं केवी पढ़ता था, केवी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे टीचर तो अच्छे लेवल के थे। मैं 9th क्लास में केवी में गया, उसके पहले जिस भी स्कूल में रहा, तो वहाँ आमतौर पे इंग्लिश मुझे कैसे पढ़ाया जाता था, हमें कैसे पढ़ाया जाता था इंग्लिश, पूरा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे तब समझ आता था। मतलब 8वीं क्लास तक मैं भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन इंग्लिश के नाम पे जीरो था, कुछ नहीं आता था। तो जब 9वीं क्लास में केवी में गया तो मालूम चला साला हर सब्जेक्ट इंग्लिश में, इंग्लिश को भी इंग्लिश में ही समझा रहे। मैं बोला ये कैसा सिस्टम हो भैया। सिर्फ संस्कृत और हिंदी की क्लास ऐसी थी जो हिंदी में होती थी, बाकी सभी चीज मैथ्स भी इंग्लिश में समझा रहे, इंग्लिश भी। रोता था 6 महीने तो भैया नहीं जाऊंगा इंग्लिश स्कूल कर। तो मैं गोदाम और कमीज बताना चाह रहा हूँ। तो वहाँ एक मैडम थी जो तमिलनाडु की थी, उनका यहाँ पोस्टिंग था, यहाँ पे जॉब था। तो क्या है, मेरी हाइट छोटी थी, अभी तो ठीक ठाक है, 5 फुट 6 इंच है। बचपन में 12वीं क्लास में हाइट बढ़ा, उससे पहले एकदम छोटा था। हर बार प्रेयर में जो भी था पहले लाइन में खड़े रहता था, मैं पहले लाइन में खड़े रहना पड़ता था। पहले लाइन बोलता हूँ, पहले नंबर पे, लाइन में पहले नंबर पे। अब वो तो ठीक है, उसमें आगे खड़ा करा देते थे,
और जब स्कूल में क्लास में बैठने की बारी आती थी तो मेरे को पीछे कर देते थे, सामने और दूसरे बैठ जाते, दिखता नहीं था बोर्ड। ठीक। तो एक लड़का थोड़ा मोटा चौड़ा तगड़ा था, वो सामने बैठ जाता था, बार बार दिखते नहीं था। एक तो मोटा तगड़ा भी था, तो ना ऐसे झाँकते बने ना ऐसे झाँकते बने। ठीक है, इतना बड़ा शरीर था कि ऐसे जाके तो भी उसी का शरीर दिख रहा है, ऐसे जाके तो भी उसी का शरीर दिख रहा है। तो क्या कि उसके यहाँ पे जो कॉलर रहता था ना, ये सच्ची घटना पे आधारित है, उसको रिलेट करके बता रहा हूँ। तो उस पर अच्छी वाली गाली लिख दिया। ठीक है, और कौन सी गाली मत पूछना। ठीक। तो अच्छी वाली गाली लिख दिया, गोद दिया उसके कमीज में, इधर कॉलर में गोद दिया। अब लिख तो दिया, ठीक है, बाद में उस लड़के को मालूम चल गया। ठीक है, लेकिन मैं लिखा हूँ ये तो नहीं मालूम चलो, बस उसको दो तीन दोस्त लोग हंसे तो मालूम चल गया। अब उसको जो इंग्लिश वाली मैडम थी, जो मैं बताया तमिलनाडु से आई थी, उसको हिंदी नहीं आता, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दी थी। तो पूरा एज इट इज वो वर्ड इतना लंबा चौड़ा वाला गाली था, मिर्जापुर देखे होगे तो बार बार रिपीट होता है। तो उसको चिल्ला चिल्ला पूछ रही, हु हैज रिटर्न दिस, हु हैज रिटर्न दिस, डैश डैश डैश, बार बार बार। तो वहां से मेरे को याद आता है वो गाली, और ये पूरी कहानी याद आती है, गोदाम और कमीज ये गाली। ठीक है। सागौन, सागौन का पेड़ काटना अलाउ रहता है क्या? नहीं रहता। फिर भी भैया कोई लोग तस्करी करते हैं, उसका काट पीट के बेच रहे हो, आप भी मान के चलो काट पीट के उसको बेचने के फॉरेस्ट वाले में जाओ लगा, काट पीट के बेच रहे हो, तो फॉरेस्ट गार्ड पकड़ेगा तो स्वागत करेगा, गाली देगा, गाली देगा ना तो पुर्तगाली। पादरी, अब इसको मैं कैसे रिलेट किया हूँ ना ही पूछो तो अच्छा है। ठीक है, बस याद कर लो, पादरी किसका? पुर्तगाली का। और फिर भी याद नहीं हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो बता देंगे। फिर गोभी का, गोभी को गोबने आता है, गोबना, गोबना मतलब फिर वही पीन से गोबना, चाकू से गोबना, किसी भी कुछ ऐसे कोचको के गोबोगे तो गाली दें, गोभी उसी में आता है। ठीक है। गोदाम कमीज तो मैंने बता दिया, अनानास को नॉर्मली याद कर लेना। और क्या बच गया? गमला, बाल्टी, तंबाकू। तंबाकू जैसे गुटखा खा कोई पच पच थूके तो गाली निकलता है कि नहीं निकलता मुंह से? बाइक से चला रहे कोई और स्कूटी में जा रहे हो आप लोग, कोई गुटखा खा थूक दे तो गाली देने का मन करता है। वैसे तंबाकू का पचपुच तो नहीं थूकते, लेकिन अगर तंबाकू खा भी पचपच थूके तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? गाली निकलेगा। तो पुर्तगाली। गमला और बाल्टी, इधर ऑफलाइन स्टूडेंट जो रहते हैं, क्या होता था पहले, मैं मैथ्स के क्वेश्चंस टाइप नहीं रहते थे ना, तो मैं बोल बोल के लिखाता था, एक बार हिंदी मीडियम में एक बार इंग्लिश मीडियम में, इतने मेहनत से ट्रांसलेट करो। तो एक लड़का क्या करता था, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो आंसर सॉल्व करता था, क्वेश्चन ही लिखता था आंसर। फिर पूछता सर क्या बोले क्या बोले, थोड़ी दिन बाद समझ आया कि भैया उसको क्यों तीन चार बार बोलना पड़ता था। तो एकदम इतना गुस्सा आता था, ऐसा लगता था कि यही गमला बाल्टी यहाँ सामने रखो, उठा के फेंक के मारूं, आजू बाजू रखे रहता है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसको फेंक के मारूं ऐसा लगता था। तो वहां से मैंने याद कर लिया क्या? पुर्तगाली। ठीक। तो इतने सारे सब चीज़ याद रखना। ये सारे शब्द कैसे हैं? पुर्तगाली। सर इतने, उससे अच्छा थे कि एक बार पढ़ लेते, अभी पढ़ लेते, एग्जाम टाइम में याद नहीं आता बाबू। ठीक है, एग्जाम टाइम में याद नहीं आता। जापानी, एक है ना, मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ऐसा कुछ गाना था, तो वैसे ही मेरा रिक्शा है जापानी कर लेना। क्या? रिक्शा जापानी। अफ्रीकी, अफ्रीकी से एक शब्द है बेंजो, बेंजो। तो अफ्रीकी वाले कैसे याद कर लिया? अगर थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होगे तो अफ्रीका देश की जब खोज की गई ना, तो वहाँ जितने जनजातीय आदिवासी लोग थे, वहाँ ट्राइबल जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा स्तर पे उनका मतलब मानव तस्करी किया गया, समझ लो, गुलाम बना के इधर उधर भेज देते थे काम करवाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो बैंड बजाया गया वो अफ्रीकन लोग का बजाया गया, ऐसे याद कर लिया। तो बैंजो वहाँ से मेरे को याद है अफ्रीकी। चाय, लीची, तूफान, ये सब चीनी है। तो चाय चीनी से याद रहेगा, चाय भी चीनी, लीची भी थोड़ा मीठा रहता है, चीनी, चीन से आए हुए शब्द हैं। और तूफान, तो भैया अभी कोरोना आया तो तूफान लेकर आ गया नहीं, कहाँ से आया था? चाइना से। मैक्सिको, टमाटर, तो ये टमाटर को टोमेटो, कैप्सिकम, कैप्सिकम शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ठीक है, शिमला मिर्च तो हो जाता। तो कैप्सिकम, टोमेटो ऐसे याद रिलेट कर लेना। ठीक, क्लियर। तो ये पुर्तगाली, जापानी, अफ्रीकी, चीनी, मैक्सिको, ये याद हो गया। फिर आते हैं फारसी, तुर्की, उर्दू पे। सब चीज याद हो जाता है, बस याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए। देखो ये मेथड किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं भी आता, मैं मानता हूँ नहीं आता कई लोगों को पसंद। और किन लोगों को पसंद नहीं आता? उन लोगों जो एक बार में रीड करके समझ जाते हैं आसानी से, जो थोड़े से माइंड से शार्प रहते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं ना, कभी उतना ध्यान नहीं दिए, तो उनके ये ध्यान आकर्षण का केंद्र, समझ लो, ध्यान आकर्षित करने का तरीका है, तो उनको इस तरीके से अच्छा लगता है, तो उन लोग तारीफ करते हैं, और बाकी जिनको नहीं पसंद आ रहा वो आलोचना करते हैं। लेकिन मैं बताया, याद हर चीज़ हो जाती है, बस याद करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, 20 अलग अलग मेथड है मेमोरी टेक्निक, जब आप पढ़ोगे, ठीक, मैं मेमोरी पावर का कोर्स किया हूँ, तो हम 20 अलग अलग मेथड बताया, उसमें हर चीज़ तो काम का नहीं लगा, जो मेरे ढंग का लगा ना वो मैं याद रख लिया। ठीक, और उसको पढ़ाई के रूप में यूज़ कर लेता हूँ मैं, वहाँ पे ट्रिक टेक्निक्स यूज़ कर लेता हूँ और वैसे याद कर लेता हूँ। ठीक, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सफलता का राज है, आधा ज़्यादा हिस्सा वही है।
और जो मेरे पढ़ाने का टेक्निक है, जो तरीका है, वो उसी से मिलता जुलता है, इसलिए बच्चे पसंद भी करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, फारसी, फारसी में जितने भी शब्द है ना, सब फंसने से रिलेटेड किया हूँ। जितना भी फंस गए, मतलब जहाँ पे भी आपको फंसा फंसा महसूस हुआ, वो सब फारसी है। जैसे जब कहीं फंस जाते हैं तो अफसोस करते हैं, अरे यार ये कहाँ किस मैटर पे फंस गया, कहाँ लड़ाई झगड़ा गया, तो अफसोस जताए हो नहीं जताए हो, फारसी। ठीक। आवारा, जब आवारा से घूमते रहोगे ना, फिर एक टाइम बाद लाइफ में लगता है कहाँ फंस गए, आवारा गर्दी करते रहते, घूमते रहते। तो गुलाब, किसी को गुलाब दे दे फंसा लेते हैं। ठीक है, ये गुलाब आपके लिए। मैं तो कभी ऐसे, मेरे मित्र बताते हैं गुलाब दे दे फंसा लेते हैं, हम कभी ऐसे गुलाब देखे भी नहीं। ठीक है, तो गुलाब दे दे के, ये गुलाब, अब आप खुद फूल हैं, आपको किस तरीके से फूल दिया जाए, ऐसा बोल बोल के लड़के फंसा लेते हैं। ठीक है, तो गुलाब भी क्या है, फारसी। इत्र, इत्र लगा के वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ठीक है, पूरा बेटा बदन बदबू कर रहा है, बस सारा। ठीक है, बसौना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, बसौना। ठीक, तो बसौना लोग भी इधर उधर डीओ छिड़के और एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि भैया तुरंत, फिर ऐसा सूंघते सूंघते वहां पहुंच गए। ठीक है, तो वो इत्र लगा के भी, इत्र और डीओ लगा के भी फंसा लेते हैं, फारसी। अनार अंगूर, अनार अंगूर अंजीर एक साथ रखना, अनार अंगूर अंजीर, अंगूर और से ही किशमिश बनता है। ठीक है, अंगूर से ही सुखा किशमिश बना देते हैं। तो अनार अंगूर अंजीर और किशमिश, ये सारे के सारे ना फारसी हैं। इसको कैसे याद कर लिया मैं, अनार तो मैं खाता नहीं हूँ, उसका जूस भले पी लूंगा लेकिन खाता नहीं, क्यों, दांत में फंस जाता है। ठीक, अंगूर किशमिश ये भी नहीं खाता, फंस जाता है। ये अंगूर भी फंसता है, बोलोगे सर अंगूर कैसे फंस जाता है, खा देंगे। ठीक है, अंजीर भी वैसी करके याद कर लेना, किशमिश अंगूर से ही बनता है ये। आवाज भी कई बार फंसा फंसा लगता है। अभी तो क्या है, रेगुलर बोलना चल रहा है ना, आवाज थोड़ा ज्यादा बोलूं तो कहीं पे साइलेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आवाज अभी फिलहाल बस ये आ गया है। ठीक है, आवाज, तो आवाज भी कभी बार फंसा फंसा लगता है, क्यों, सुबह क्लास लेना, शाम में क्लास लेना, और बोल बोल के लेना, एकदम धीमे धीमे ऐसे बोलो तो ना नहीं मजा आता। ठीक है, बोलो तो तगड़ा बोलो ऐसा लगता है, थोड़ा जोर जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है, तो आवाज भी फंसा फंसा लगता है। आवाज भी क्या, फारसी। खरगोश, खरगोश और कछुए का रेस सुने होगे उसके बारे में, तो खरगोश आराम करते रहते, उसके चक्कर में फंस जाता है, वैसे लड़के लेना, फारसी। दवा, इलाज, शादी, मुफ्त, ये मुफ्त वाला देखो, मुफ्त वाला जो चीज़ है, मुफ्त के चक्कर में फंस जाते नहीं, फ्री में ये मिल रहा है, फ्री में वो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मतलब, जो फ्री में 20 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, ना ही पुर्तगाली वाला कंडीशन आएगा, ना फारसी वाला कंडीशन आएगा। तो ये मुफ्त के चक्कर में फंस जाते, कभी कभार जिंदगी फंसी फंसी लगती है, कभी कभार एकदम दुख लगता है, अपने आप दुख लगेगा, अपने आप एकदम एक्साइटमेंट फील होगा, तो होता रहता है, जिंदगी भी फंसी फंसी लगती है। ठीक है, और ये देखो, कहते हैं ना कि डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया और जज, इनसे कभी पाला ना पड़े वही अच्छा रहता है। ठीक, तो वहीं से लेट कर लिया, उनसे पाला ना पड़े, उनके चक्कर में फंसे नहीं, तो दवा हो गया, इलाज हो गया, है ना, मुर्दा तो वही दवा इलाज, और नहीं ठीक हुआ तो मुर्दा, ये सब क्या होता है, फंसने, यहाँ से फंसने से बचना चाहिए, मतलब इन सब के केस में नहीं फंसना चाहिए। तो दवा, इलाज हो गया, मुर्दा हो गया, ये सब के सब क्या है, फारसी। कभी कभार लगता है शादी करने के बाद फंस गए। ठीक है, तो हमारी मैडम देखी तो बकेगी, क्या, नहीं नहीं, ऐसे कई लोग बताते हैं अपना एक्सपीरियंस, मैं तो शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, शादी करके फंस गए लगता, तो शादी फारसी। कबूतर, ये कबूतरबाजी समझते हो क्या होता है, नहीं समझते होगे तो ठीक है, लड़कों से पूछ लेना, समझ आ जाए। कबूतरबाजी करते फंसा लेते हैं, फारसी। गिरफ्तार, गिरफ्तार हो गया मतलब फंस गए भैया, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम फंस चुके हो, गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार, फारसी। पैजामा, भैया पैजामा अच्छे से नहीं फंसा है तो फिर मुसीबत में फंस जाओगे, तो पैजामा, फारसी। चादर, चादर, कई दिन, कई तो चादर ऐसे रहते थे हमारे यहाँ, पहले की बात बता रहा हूँ, जब थोड़ा अभाव में जीते थे। ठीक है, तो चादर रहता था, तो चादर के बीच में छेद हो जाता था। ठीक है, तो जब चादर को ऐसे ओढ़ते थे ना, ऐसे पूरा पैर पसारते थे, तो बीच में पैर का जो अंगूठा है वो ऊपर बाहर आ जाता था। ठीक, तो उसमें फंस जाता था। ठीक है, तो ऐसे चादर हो गया, वो सब रिलेट करके याद किया ना। पैजामा को वैसे पैजामा ना सही, जीन्स से पैजामा रिलेट कर लेना। और शुरू में फैशन आया था, भी 1-2 साल पहले की बात है, ऐसे छोटे छोटे कट वाले फटे हुए जीन्स जो है वो फैशन में थे, तो इतना छोटा सा फटे रहता था, जब उसको पैर डालो तो वो पहले एक चीनी उंगली बाहर निकल रहा, फिर दूसरा उंगली, फिर दूसरा, फिर अंगूठा, फिर पूरा पूरा पैर बाहर, और यहाँ से यहाँ नीचे गायब हो जाता था, मतलब घुटने से लेके नीचे पैर तक, तब तक उसको पहनते थे। तो ऐसा भी फैशन चला, तो उसमें भी पैर फंस जाता था, याद कर लें। ईमानदार लोग जल्दी फंसते हैं। मैं एक सलाह दूंगा आपको, जब गवर्नमेंट जॉब लगेगा ना, तो ईमानदारी त्याग देना। बोलोगे सर घूस लेना सिखा रहे हो, घूस की बात अलग है, जब आप
ऑफिस में बैठोगे ना तो ऑफिस पॉलिटिक्स अलग रहता है, और जिस दिन ऑफिस में बैठ के काम किया ना उस दिन रियलाइज होगा कि भैया हमारे घर वाले कितने अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे रिलेटिव्स कितने अच्छे हैं, जिनसे आपको अभी नफरत हो रहा है ना, जिनसे भागे भागे फिर रहे हो, उन पे आपको प्यार आएगा। ठीक है, क्यों ऑफिस पॉलिटिक्स अलग चलता है, वो जिस दिन बैठोगे उसी दिन समझ आएगा। और कोई प्राइवेट जॉब वाला होगा तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कभी भी वहाँ ज़्यादा ईमानदार ज़्यादा शरीफ नहीं बनना है, लाइफ में ही ज़्यादा शरीफ नहीं बनना है। याद रखना, हमेशा सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, टेढ़े वृक्ष नहीं काटे जाते। जो टेढ़ापन का शिकार रहता है उसको नहीं काटा जाता, जो सीधा है वो काट दिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी ईमानदार नहीं बनना, फंस जाओगे। सब गलती करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की गलती रहती है, लेकिन आपने छोटे कर्मचारी फंसा देता है। गलती तहसीलदार की रहेगी, पटवारी को सस्पेंड करवा देगा। तो ईमानदार नहीं बनना, नहीं तो हमेशा क्या फंसोगे। नौजवान लोग जल्दी किसी भी घेरे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। नौजवान क्या है, फारसी। कुश्ती और दंगल, इसको मैंने कैसे याद किया, एक मूवी है नाम याद नहीं आ रहा है, शाहिद कपूर की मूवी, हमेशा भूल जाता हूँ। शाहिद कपूर की मूवी है, उसमें परेश रावल भी थे और राजपाल यादव भी थे। चुप चुप के मूवी नाम है। तो उसमें वो क्या तो नाम रहता है, शांति शिमला से कुछ फाइटर का नाम रहता है, शीतल, शीतल नाम था उसके। तो शीतल से फाइट करने के लिए तो पहले कोई कुश्ती और अखाड़ा में नहीं घुसते रहता ना, फिर जैसे ही नाम लेता शीतल शीतल, तो राजपाल यादव लगता है कि भैया चलो शीतल से पाला पड़ेगा, शीतल को तो ऐसे ही हरा दूंगा, कौन है शीतल, देखा जाए उसका चेहरा शीतल जैसे होगा, ऐसा कुछ बोल के घुस जाता है एकदम, लड़ोगे ऐसा एंट्री मारता है। ठीक, फिर बाद में देखता है कि भैया ये शीतल तो पीतल है। ठीक, फिर उसको उठा उठा पटकता है, तो कुश्ती दंगल के चक्कर में फंस जाता, नहीं नाम सुन के फंस जाता। तो कुश्ती दंगल भी क्या, फारसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, फारसी है। तुर्की, तुर्की को मैंने रिलेट किया ठरकी से, जिसमें भी जिन शब्दों में भी ठरकपन का भाव है वो क्या है, तुर्की। खुद जो उर्दू शब्द है वो उर्दू ना होकर तुर्की है, याद रखना, खुद जो उर्दू शब्द है उर्दू ना होकर तुर्की है। कैंची, अब जैसे देखो भैया, कोई ठरकी है आपको छेड़ रहा है, तो आप उस पर वार करने का सोचोगे नहीं सोचोगे, तो किससे वार करोगे, कैंची से। ठीक, तलाश, जो ठरकी लोग रहते हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी के पीछे तलाश में रहते ही हैं। ठीक है, चेचक, अब कोई ठरकपन दिखा रहा है आपको उसको गाली बकना है, तो भैया बोले ना तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तुझे चेचक हो जाए, तो वैसे ही चेचक। ठीक है, कुली, कुली मुगल, तोप, चाकू, बेगम, कालीन, कालीन है, कालीन नहीं है, कालीन है, और सुराग है। ठीक है, ये तलाश वाला तो तुर्की है ना, तलाश करते करते कुछ ना कुछ सुराग मिल जाता है, वो भी तुर्की है। कालीन, तो कालीन भैया मिर्जापुर सीरीज अगर देखोगे तो अच्छी बात है, जो देखा होगा तुरंत समझ जाएगा। वो कालीन भैया वाले कैरेक्टर में भी वो एक से एक ठरकपन वाला सीन दिखाता है। ठीक है, तो कालीन का ना तुर्की याद रहेगा। ठीक है, चाकू, जैसे कैची मारे वैसे चाकू मारे, किसको, तुर्की लोग को। मुगल, आमतौर पे देखो ना, मुगलों के साथ जो लड़ाई हुई तो आधा ज्यादा वैसी ठरकपन की वजह से लड़ाई हुई। अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, उसको चाहिए पद्मावती, तो सबके अलग अलग शौक रहते थे, तो ठरकपन की वजह से लड़ाई झगड़ा होता था, नहीं तो किसका, मुगल, तो वहां तुर्की याद कर सकते हो। कुली, अब ये कुली को मैं याद तो कराया हूँ, लेकिन अभी उसके पीछे कहानी बताऊंगा ना तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, वैसे ही आपके पास समय कम है, तो अभी फिलहाल कुली को तुर्की याद कर लेना। ये जब इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का भी पढ़ोगे ना तो कहानी वहां से लेट कर लेते, पर फिलहाल छोड़ो अभी। तो मुगल तोप लेके आते थे, तुर्की वो याद कर लेना। ठीक है, बेगम भी टर्की वैसे लेट कर सकते हो। उसके बाद उर्दू, अब ये देखो उर्दू मुझे आसानी से याद है, लेकिन आपको ये याद कराना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं शायरी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो शायरी से बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो ये जितने भी है ना, ये सारे सारे शब्द से मैं शायरी बना चुका हूँ या कहीं न कहीं से शायरी सुन चुका हूँ। ठीक है, तो ये शायरी वाले शब्द हैं, और ज़्यादातर जो मैं शायरी सुनता हूँ, आमतौर पे शायर देखना पाकिस्तान के जितने भी तहजीब वफ़ी हो गए, और आपके जॉन एलिया हो गए, मुनव्वर आना तो भारतीय है, खैर राहत इंदौरी इन लोग सब भारतीय हैं, बट ज़्यादातर उन लोग उर्दू भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द है ना उर्दू वहीं से मुझे रिलेट करके याद हो गया, तो कहीं ना कहीं से रिलेट करके मैं याद कर लिया हूँ। अब बोलोगे एक आध शायरी सुनाई दो सर, तो एक आध को देखते हैं, और शायरी वायरी याद आ रहा हो तो सुनाते हैं। हाँ, ये भी बात सही बोल रहे हो आप। आईना से मेरे को एक शायरी याद आ रही है, एक्चुअली उसका पूरा लिरिक्स जॉन एलिया साहब की शायरी है, काफ़ी खूबसूरत शायरी थी।
तो उसके कुछ ही लाइन याद आ रहे हैं फिलहाल, पूरा कहाँ से स्टार्टिंग था नहीं है। तो उनका बस ये लाइन था, बहुत खूबसूरत लाइन था। जो ख्वाब में भी ना मिले वो दौलत हो, जो ख्वाब में भी ना मिले वो दौलत हो, क्यों देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो ये वर्ड काफ़ी अच्छा लगा था। तो आईना वाला आया, शायरी वाला वर्ड, तो वहाँ से उर्दू रिलेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी इम्तिहान, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं से, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझको ध्यान में क्या, ये जॉन एलिया साहब की शायरी है। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझको दान में क्या, ये मुझे कोई टोकता क्यों नहीं, ये मुझे कोई टोकता क्यों नहीं, यही होता है खानदान में क्या, मेरे हक में कोई बोलता क्यों नहीं, मेरे हक में कोई बोलता क्यों नहीं, आंवले पड़ गए जबान में क्या। तो ये जॉन एलिया साहब की शायरी है। तो कहीं ना कहीं ये इम्तिहान, इमारत, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं उर्दू शायरी से रिलेटेड हैं, तो याद हो गए। इमारत उन्हीं की शायरी है। वो जो तामीर होने वाली थी, लग गई आग उस इमारत में, एक मिसरा है वो मैंने बताया। तो ये सारे के सारे उर्दू शब्द से मैंने रिलेट करके याद कर लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देशा, ये जो विदेशा शब्द थे उसको हमने देख लिया, इतना कर ही लेना, याद कर लेना। थोड़ा सा समय भले लग गया होगा, कितना टाइम वो रिकॉर्डिंग होता, 30 मिनट, आधा घंटा लग गया पार्ट में। बट हिंदी एक स्कोरिंग है, इसको थोड़ा समय दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी कितने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11:30 बजे रिकॉर्ड हो रही है, रात के 11:30 बज रहे हैं। ठीक, शब्द के भेद ये तो हम देख चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं देखे हैं। विदेश, हाँ, शंकर, तत्सम तद्भव। ओके, जो ये शंकर शब्द है ना, इतिहास के आधार पर 5 अलग अलग वर्गीकृत किए गए थे, तत्सम तद्भव और देशज, विदेशज और शंकर शब्द। ठीक है, तो तत्सम तद्भव को तो आगे हम देखेंगे। ये संकर शब्द को देखते हैं। दो अलग अलग स्रोतों से आए शब्द के मेल से बने नए शब्द संकर शब्द हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेल इंग्लिश वाला है, गाड़ी हिंदी वाला है, रेलगाड़ी। गाड़ी एक्चुअली हिंदी, हाँ हिंदी होना चाहिए मेरे ख्याल से, खैर जो भी है। छाया और दार, छाया संस्कृत वर्ड है और दार फारसी है, तो छायादार। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं। और ये आपका एक डबल रोटी वाला भी एग्जाम्पल है, उत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, ये तो हम देख चुके थे। रूप या प्रयोग के आधार पर दो होते हैं। ठीक है, रूप या प्रयोग के आधार पर दो, मैंने बताया हर किसी का दो रूप, तो वहां से रूप या प्रयोग के आधार पर दो। तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी, विकार मतलब विकार उत्पन्न होना, चेंजेस आना, ठीक है, कोई बदलाव होना। तो विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, यहाँ ना मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, अब वही लड़की हो गई तो लड़की पढ़ रही हो जाएंगी, तो लिंग परिवर्तन के कारण चेंजेस आ गया सेंटेंस में। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, अब वचन के हिसाब से मतलब एक सिंगुलर था फिर प्लूरल हो गया। लड़के के लिए आम लाओ, लड़कों के लिए आम आओ, लाम लाओ। तो ये सब कारक परिवर्तन हो गया। तो यार ना, ये क्या क्या विकारी और अविकारी। अविकारी जिन शब्दों का मूल रूप में, जिन शब्दों का प्रयोग हमेशा मूल रूप में होता है और लिंग वचन कारक के आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। आज, कल, मैं यहाँ, तो भैया जो कल है, कल मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, कल जो शब्द है वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, आज लड़की के लिए भी आज, लड़के के लिए भी आज। ठीक है, तो ये सब अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पर डबल मीनिंग और चौबल मीनिंग करके याद किए थे पुराना क्लास, अगर याद आ रहा होगा तो उसमें 2 और 4 दोनों हम लोगों ने देखा। तो 2 कब लेता है, 4 कब लेता है, किस किस केस में लेता है, और आपको क्या लेना है उसको देखते हैं। तो आपको 2 लेना है, और 2 और 4 दोनों दे दे तो भैया 4 ले लेना है। और व्यापम 2 आंसर ले लिया तो फिर मेरी गलती नहीं है, लेकिन व्यापम में से करता है ऐसी बदमाशी। ठीक है, तो एक आरती और अनेक आरती, ठीक, ये 2, और फिर समानार्थी और विपरीत विपरार्थी, ये और प्लस 2 हो गया 4। तो एक आरती जिसका एक ही अर्थ हो, एग्जाम्पल गंगा, पटना, राधा, मतलब एक ही अर्थ हो, उसके अलावा और कोई दूसरा अर्थ ना। अनेक आरती जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो, जैसे कनक मतलब सोना भी होता है, धतुरा भी होता है, कर मतलब हाथ होता है, जंग होता है, टैक्स होता है। ठीक है, समानार्थी जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं और विपरार्थी जिसको विलोम शब्द बोलते हैं। अब ये पर्यायवाची विलोम शब्द तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये क्लियर। और तत्सम तद्भव देखते हैं, तत्सम तद्भव। एक काम करते हैं, तत्सम तद्भव ना कल के लिए बचा करते हैं। सर हिंदी तो आप बोले थे जल्दी खत्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन अगर खाली हिंदी लेता ना तो जल्दी खत्म हो जाता। बट हम थोड़े मिक्स सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, मिक्स वेज आपको सर्व किया जा रहा है, समझ लो। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे सर, जो डिस्काउंट वाला टॉपिक था ना, उसी को ही मैं कवर करा देता हूँ। ठीक है,
चलिए, एक काम बहुत स्टूडेंट ने नहीं किया हुआ है और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। यूट्यूब स्टूडियो में रिपोर्ट्स दिखते हैं कि जितने वीडियोस देखे गए हैं, जितने व्यूज़ आए हैं, उसमें सब्सक्राइब वाले कितने और अनसब्सक्राइब वाले कितने, मतलब जो पहली बार देख रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि चैनल वीडियोस देख रहे हो, बैक टू बैक देख रहे हो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हो। तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, ये पाप मत कीजिए। इस पाप के लिए अलग से गरुड़ पुराण में सजा लिखी हुई है। इस पाप के भागीदारी ना बने, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और पुण्य कमाने के लिए आप वीडियो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक देखे थे, इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक नया कंसेप्ट सिखाएंगे आपको। अमिताभ हमेशा हम एक्स लेके बनाते थे, नहीं आंसर, एक्स लेके जो चीज़ नहीं मालूम एक्स लेके बनाते थे। इस केस में हम 100 लेके बनाएंगे। और 100 लेके क्यों बनाएंगे उसको मैं कारण बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन डील करेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, अच्छी बात। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। मैं ये बताऊं, ये क्वेश्चंस मैं पूरे कंप्लीट करा रहा हूँ ना, 7 से 8 चैप्टर। एक काम करना, ये सिर्फ महिला पर्यवेक्षक करने लिए, हर एग्जाम के लिए आपके काम आ जाएगा। जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके को नोट डाउन करना, सीख लेना, रट लेना, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। ठीक, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा है। क्रय मूल्य तो नहीं मालूम, लेकिन विक्रय मूल्य मालूम है। क्या मालूम है कि क्रय मूल्य जितना भी था उससे 20% बढ़ा के रखा गया। आमतौर पे हम लोग एक्स लेके बनाते हैं। अभी थोड़ा नया वैरायटी सीखते हैं और इजी वैरायटी, एक नंबर ले लेते हैं। मान के चलता हूं मैं एक्स, क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। छोटे फिगर दिख रहे हैं, ये फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि गाढ़ा करूं। सौ रखा, 100 माना मैंने। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या माना, 100 रुपए माना, ठीक है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस क्या मान लिया, देखो 100 रुपए मान लिया। अब ये बताओ, 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ा के रखेगा, 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ा के रखेगा मतलब 120%। 20% बढ़ा दिया मतलब 120%। तो 100 रुपए क्रय मूल्य था, अब उसका प्राइस बढ़ा के अंकित मूल्य कितना कर दिया, 120 रुपए। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। क्या हो गया, अंकित मूल्य, ठीक है। क्या हो गया, अंकित मूल्य। 100 रुपए का आइटम था, 20% बढ़ा दिया। 100 रुपए का 20% कितना होगा, 20 ही रुपए ना तो होगा। तो बढ़ा दिए, क्या कर दिए, 120 रुपए। या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि 100 रुपए का कोई आइटम था, उसी को 100% मान लो, 20% और जोड़ दिए तो 120% हो गया। लो 120 कर दिए, 120 तक। अब बोल रहे उसमें 25% की छूट पर बेची जाए। पहले 20% बढ़ाए, फिर 25% डिस्काउंट दिए। किस पर डिस्काउंट दिए, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट इसी में देगा ना, क्रय मूल्य थोड़ी ना बताएगा दुकानदार। नहीं सर इसमें नहीं, उसमें कभी भी आपको दुकानदार क्रय मूल्य नहीं बताता। जो अंकित मूल्य रहेगा ना, वही बोलेगा भैया मेरी खरीदी ही इतनी पड़ी है, मैं आपको नुकसान में दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पुराने कस्टमर और प्रीमियम कस्टमर। सबको ऐसी बेवकूफ बनाते, ठीक है। तो ये जो अंकित मूल्य आया, इसमें क्या किया, इसने 25% डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 25%। तो दो तरीका है, या तो इसका 25% निकालोगे। इसका 25% कैसे निकालोगे, 120 इंटू 25/100 करोगे, ये 4 आएगा, और इससे काटोगे ये 30 आएगा। तो ये -30 कर दिए, ये आ गया आपका कितना रुपए, 90 रुपए। कितना रुपए, 90 रुपए, ठीक है। ये तरीका बताया। या उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 120 रुपए था ना, उसको 25% डिस्काउंट में दिया। किसी चीज में 25% काट देगा, हर चीज अपने आप में 100%। उसमें अगर 25% काटा, मतलब वो सामान को कितने परसेंट में बेचेगा, 75% में। कितने परसेंट में, 75% में। ये कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बता चुका हूँ, फिर आपका डिस्काउंट वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे भी आप ले तो इसका डायरेक्ट 75% भी कर सकते हो। 75% मतलब 75/100, 25 से 3 बार में गया, 25 से 4 बार में गया, अल्टीमेटली ये 90 पड़ गया, ठीक है। 30 इंटू 30, 90 रुपए। अल्टीमेटली कितना पड़ा, 90 रुपए। अब ये देखो, 100 रुपए उसका हमने क्या माना था, क्रय मूल्य। 100 रुपए के आइटम को 90 रुपए में लास्ट में बेचा, कितने रुपए को लॉस हुआ, 10 रुपए का। कितने रुपए का, 10 रुपए का। अब वो हम एग्जाम्पल ले रहे थे 100 रुपए का, 100 रुपए मानकर चल रहे थे कि खरीदी भैया 100 रुपए पड़ रही थी। उसको कुछ भी मान सकते थे, 1000 मान सकते, 200 मान सकते, 500। हमने 100 क्यों माना, अब ये मालूम चलेगा। 100 के आइटम को 90 रुपए में बेचा, 10 रुपए का लॉस हुआ। 10 रुपए का लॉस हुआ। 10 रुपए का लॉस कितने में, 100 रुपए में। इंटू 100 कर दो, ये आपका परसेंट निकल जाएगा 10%। सर बटे 100 क्यों किए, आपको जब परसेंट निकालना है कैसे निकालते हो परसेंट। मान के चलो आपके 300 मार्क्स आए, कितने में, 500 में। तो जब परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 300 मार्क्स आए, कितने में, 500 में। प्रतिशत निकालना है, पर 100 इंटू 100 कर दिए, परसेंट निकल जाता है 60%, ठीक है।
बस वैसे ही इसको भी मैंने किया। कितने रुपए का डिस्काउंट, कितने रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए का। कितने पे, 100 रुपए पे, 100 रुपए तो मान लो कॉस्ट प्राइस। ठीक, और ये नहीं समझ आ रहा होगा तो ये प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, लाभ या हानि बटे लागत मूल्य या क्रय मूल्य इनटू 100, यही परसेंटेज निकल जाता है। तो निकल गया। अब मैं 100 इसलिए माना क्योंकि ये नीचे 100 आ जाएगा, और इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 ही करते हैं, हमेशा ये कटेगा। तो मेरे को ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, ये जो आंसर है ना यही 10% है, यही 10% है। एक बार इसको दोबारा देखो, नहीं सर समझ आ गया, फिर भी दोबारा देखो, नहीं नहीं सर समझ आ गया, आगे बढ़ा, दोबारा देखो उसको, सीखो, क्योंकि मैं अब जो आगे बढ़ाने वाला हूँ एकदम स्पीड में बताने वाला हूँ, ठीक है। ज्यादा डिस्काउंट को लंबा खींचेंगे ना तो फिर आपके मार्क्स में डिस्काउंट हो जाएगा। एक साइकिल की सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक है, क्रय मूल्य मानो कितना, 100, ठीक है। 10% एक्स्ट्रा जोड़ के कितना हो जाएगा, 110। अब वो 20% डिस्काउंट पर बेची जाती है, भैया इसमें 20% डिस्काउंट दोगे ना, 10% तो 11 आएगा, 20% 22 आएगा। सर कैसे, निकाल लो, 110 का 20% 22 आएगा, तो ये आपको कितना पड़ेगा, 88 रुपए। 100 का आइटम 88 में बेच दिया, कितने रुपए का लॉस हुआ, 12 रुपए का, ठीक है। और यही 12% भी आएगा क्योंकि 12/100 इंटू 100 करोगे 12%। कितने परसेंट लाभ या हानि होता है, 12%। पिछले वाले में भी ये लॉस हुआ है ना, 10% का लॉस हुआ, ठीक है। पॉज करिए, आंसर लिखिए, समझिए और आगे बढ़िए। मैं स्पीड से बढ़ रहा हूँ, आप पॉज करते करते देखिए। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, अच्छी बात है। अलमारी को कितना आया, मान लो उसका क्रय मूल्य 100 रुपए, 30% बढ़ा दिया बाबू ने, ठीक है। 30% बढ़ाया, उसने कितना रख दिया, 130, अच्छी बात। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे, 20% छूट ले लिया, 20% छूट, किसका 20%, 130 का। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। तो ये क्या हुआ, 26 रुपए, कितना बचा, 104 रुपए। 100 रुपए के आइटम को 104 में बेचा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ कितना, 4 रुपए, +4, तो ये +4 ही परसेंटेज आएगा। प्लस कहने का तात्पर्य है कि ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 100 के आइटम को 104 में बेचा, 104 माइनस 100 करोगे 4 रुपए आएगा, ये प्लस। सर पिछले क्वेश्चन में तो 100 माइनस ये जो आता था वो करते थे, हाँ इसलिए करते थे क्योंकि लॉस था, ठीक है। ये प्रॉफिट है, तो 4% का लाभ या हानि होगा, मतलब लाभ है यहाँ पे 4% का, ठीक है। किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और 25% की छूट पर बेचे, 100 का आइटम 40 में बढ़ा के बेचेगा तो 140 में बेचेगा, और 25% की छूट दिया, इसका जब 25% आप निकालोगे ना तो ये आएगा 35, ठीक है। कितना आएगा, 35। अब निकाल लेना, 140 इंटू 25/100 करोगे, ये 4 से कट गया, ये 35 में, ठीक है। तो 35 आएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी 105। तो 100 के आइटम को 105 में बेच दिया, कितना रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए, और वही परसेंट भी हो जाएगा, 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नोट करिए इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़े। 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा, ठीक। नया कंसेप्ट है, सीखना। मैंने बोला था कि भैया जब मैं अगले दिन का डिस्काउंट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपको पुराना डिस्काउंट देखना है। अब अगर नहीं देख रहे होगे और आसिफ आगे बढ़ रहे होगे ना तो फिर वो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जाएगा। तो बेहतर है, मैं बोलूँगा अगर पुराना रिवाइज नहीं किए होंगे यहीं पे पॉज करो, पुराने जितने क्वेश्चन है उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। नहीं सर बन गया, फिर भी दोबारा करो, क्योंकि जब ये बताऊंगा ना तो पुराने कंसेप्ट हिलने लगेंगे, ठीक है। पिछले बार क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम था तो हमने 100 माना, इस बार भी 100 मान के चलते हैं। क्रय मूल्य कितना मानता हूँ, 100 रुपये मानता हूँ। अब देखो वो क्या बोल रहा है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने, इस बात को पकड़ते हैं, कितना लाभ कमाना चाह रहा है, 12%। मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल मतलब एकदम सिंपल। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास कोई सामान है 100 रुपए की, ये पेन 100 रुपए की है, ठीक है। मानो 100 रुपए, नहीं सर 10 रुपए लग रही है, हाँ 10 रुपए की है, लेकिन आप मानो क्या 100 रुपए। मैं बोल रहा हूँ भैया इसमें मेरे को 20% लाभ कमाना है, कितने रुपए में बेचूं, तो इसको बता पाओगे। ये 100 रुपए का है, 100 रुपए का 20% कितना आएगा, 20 रुपए। तो अब मेरे को 20 रुपए लाभ कमाना है, तो 100 के आइटम को कितने में बेच दूं, बोलोगे यार सर 100 + 20 जोड़ दो, 120 रुपए, इतना आसान है, इसको समझा रहे हो, हाँ ठीक, बस वही बताना है। तो 100 क्रय मूल्य है, अब उसमें कितना % का लाभ कमाना है, 12%। अभी तो 20 बोले थे, 20 ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें 12 है। तो 100 का आइटम
12% लाभ में बेच दिया मतलब 12 रुपए में, इसको कमाना है 112 रुपए। कितना रुपए? 112 रुपए। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। सर क्या ट्विस्ट है? बोल रहा है 12% का लाभ कमाना है, ठीक है, तो क्रय मूल्य को हमने 100 माना, 100 के आइटम को ना फाइनली वो 112 में बेचेगा, तभी उसको 12 रुपए का लाभ होगा। देखो ना 12 रुपए का लाभ होगा तभी तो होगा कि नहीं? लेकिन कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया, उसको दुकानदार जो है, जो कस्टमर आया है, उसको 112 रुपए बताएगा ना, और खास करके अगर जो खरीदार है वो महिला है, तो उससे 50-100% डिस्काउंट मांग लेगी, ठीक, तो वो तो लूट जाएगा। अब उसको मालूम भैया जो खरीदार आ रही है वो कौन है? महिला है। पुरुष तो और खुश हो के भाई 5-10 और रख, लेकिन महिला पूरा लूट के चल देती है, ठीक है। तो उसको मालूम भैया जो खरीदार आ रही है वो महिला है, और महिला डिस्काउंट मांगेगी, तो क्या उसको 112 रुपए का सामान बेचना है तो 112 ही बताएगा? नहीं बताएगा, थोड़ा सा सोचेगा कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के रख दूं। ऐसे ही करते दुकान वाले, ठीक। 100 रुपए का आइटम रहेगा ना, 120 बता देंगे। जैसी वह भैया डिस्काउंट, कुछ तो डिस्काउंट करे, चलो ठीक है भाभी आप बहुत दिन बाद आए हो, रेगुलर कस्टमर हो, 20 रुपए चलो डिस्काउंट दे। भाभी भी खुश, ठीक है। उसको नहीं मालूम भैया 100 रुपए पहना दिए उसको, 112 रुपए में उसको अल्टीमेटली बेचना है। वापस आते क्वेश्चन पे 112, एक बार बस कंसेप्ट समझना, फिर बाकी तो मैं स्पीड से भगाऊंगा। अब 112 रुपए में बेचना है उसको, लेकिन कैसे? 20% की छूट देकर। अब मेरे को बताओ, किसी भी चीज को 100% मानेंगे, और उसमें अगर मैं 20% छूट दे दिया, तो जो बिक रहा है सामान वो 80% के बराबर होगा कि नहीं? सर नहीं समझ आया। अरे 120 रुपए में बेचना है, मैं बोल रहा हूँ लो फाइनल जो अंकित मूल्य है वो एक्स है। अरे एक्स में 20% डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट में बेच रहा होगा? 80% में। और ये कितने के बराबर है? 100 बराबर, 112 के बराबर। तो बस क्या करो, आगे बढ़ा दो। x इज इक्वल टू क्या करना है? 112 को ऐसे लिखना, 100 को इधर ऐसे लिखना, नीचे 80 को नीचे लिख देना। ये जीरो कट गया, ये 8 से काटोगे, कटेगा क्या? हाँ 14 बार में कटेगा, और ये आ गया आपका 140 रुपए। सर नहीं, आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, आप बस घुमा रहे हो। चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। 140 रुपए पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, 140 रुपये प्रोडक्ट लेते हैं। अभी आंसर नहीं आया ना, आंसर आने के लिए वेट करना है। सर कैसे नहीं आया बता दो उसको भी। चलो ठीक है, 100 रुपये का आइटम अपन माने थे, उसको कितने रुपए रखना है? 140 रुपये। लेकिन पूछा उसने वो नहीं है, उसने पूछा कि क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। तो 100 के आइटम को 140 में रख रहा है, मतलब 40% एक्स्ट्रा बढ़ा रहे नहीं। तो इसका आंसर क्या है? 140 माइनस 100 कर लेना, 40%, ठीक है। लेकिन आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, अब आपको कैसे विश्वास दिलाया जाए? तो आंसर को ही हम सॉल्यूशन मान के चलते हैं, ठीक है। ये वायर खिंचा के देखना आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। 140 रुपए का आइटम था, अरे उसने कितना डिस्काउंट मांग लिया? 20% डिस्काउंट मांग लिया। इसका 20% कितना होता है? 28 रुपए। माइनस कर लिया, कितना आया? 112। और खरीदी हम कितना माने थे? 100 रुपए। अब 100 रुपए का सामान था, 112 में बेच दिया, 12 रुपए का लाभ हुआ। किसमें? खरीदी में। 12/100 इंटू 100 करोगे, 12% आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? 12% का लाभ ले लिया वो, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। सर कैसे करना, एक आध और क्वेश्चन बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? सबसे पहले क्या करना? क्रय मूल्य को क्या मानना? 100 मानो। कितना परसेंट लाभ कमा रहा है वो? देखो 23% लाभ कमाना चाह रहे हैं, मतलब प्लस 23% इसका निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 123 रुपए। लेकिन हमको अंकित मूल्य नहीं मालूम, मैं मान के चलता हूँ अंकित मूल्य x है, उसमें 18% डिस्काउंट मांग रहा है, मतलब ये 82% में बेचेगा क्या उसको? हर चीज अपने आप में 100% होती है। 18% उसने डिस्काउंट मांग लिया, क्या गलत किया? लेकिन 18% जब डिस्काउंट मांगा तो 100% में 18% घटा दोगे तो 82% में तो सामान बिकेगा, और ये हमने निकाला है 123 रुपए। कहाँ से आया सर? ऐसे करके आया, निकालें उसको। x बराबर 123, ये सीधा 41 से काटोगे 2 बार में, 41 से 3 बार में, ये 50 से कटेगा, ये आ जाएगा 150 रुपये, ठीक है। कैसे? 150 रुपये में, ठीक है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। 25% की छूट देकर 20% के लाभ पर बेची गई, क्या बेची गई? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? एक्चुअली 150 आ रहा है, 150 ये भी कितने परसेंट अधिक है बोला, तो 150 माइनस 100 करना, इसका आंसर आएगा आपका 50%, ठीक है।
50%। और आगे देखते 25% की छूट देकर 20% के लाभ पर बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। 20% का लाभ ले लिया, 100 रुपए के आइटम को कितने में बेच दिया होगा, 120 में बेच दिया होगा। अंकित मूल्य उसका x होगा और उस 25% की छूट देने के बाद वो सामान कितने में बिकेगा, 75% में। ये कितने में बिका, 120 रुपये। 75 ये क्या है सर, ये परसेंट है, और एक्चुअल हम लोग मान रहे फिगर ना, उसके हिसाब से 120 रुपये में बिक रहा है वो। x इज इक्वल टू 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 करें। ये 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ये 40 बार में, 40 चौक 160। x की वैल्यू क्या आ गई, 160। अंकित मूल्य 160। और पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। 160 माइनस 100 कर लो, कितने % अधिक है, 60% अधिक है। ठीक है। कोई वस्तु 35% छूट देकर भी 17% के लाभ पर बेची गई। अच्छी बात। वस्तु का अंकित मूल्य 100 का आइटम था, उसको 17 रुपये लाभ कमाना था, मतलब 117 रुपये में बेचना था आइटम। लेकिन कैसे, 65% डिस्काउंट देकर। तो x में अंकित मूल्य मान लेता हूँ, 35% डिस्काउंट देगा, 65% पे बेचेगा, ये बराबर 117 आना चाहिए भैया। तो x इज इक्वल टू 117 डिवाइड बाई 65 इंटू 100। ये काटोगे, किससे काटोगे, 13 से काट लो। 13 से 5 बार में, 13 से ये 9 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20 ना 180। तो आंसर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, 80%। ठीक है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुए। अब ये समतुल्य बट्टा क्या होता है, इसके बारे में एक बार बस बताऊंगा, फिर बाकी आपके लिए होमवर्क है। एक ही बार बस बताने की देरी है, बाकी फिर बना लोगे आप, है ना। और बार बार मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि टेस्ट सीरीज दिलाते चलिए। 3 गोल्डन रूल ही है, उस 3 गोल्डन रूल को आपको फॉलो करना है। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। थ्योरी पढ़िए, चाहे किताब से पढ़िए, चाहे इधर से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव भी देखिए, चाहे किताब से देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्टिव देखना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, क्योंकि आप जो एग्जाम में फेस करने वाले हो ना, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न फेस करने वाले हो। और पढ़ते क्या हो, थ्योरी पढ़ते हो। अब बोलते हो ना सर एग्जाम में नर्वस हो जाती हूँ, गलती हो जाता है, तो इसीलिए होता है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव इतने अच्छे से नहीं किए हो, नहीं तो नहीं करते गलती। और लास्ट में फिर भी गलती हो रहा है सर, तो फिर टेस्ट सीरीज नहीं लाओगे। क्योंकि जो एग्जाम प्रेशर आप फील करने वाले हो ना, उसको टेस्ट सीरीज में पहले ही फील कर लिया करो, तो एग्जाम में कम गलती होगी, एग्जाम में प्रेशर फील नहीं होगा। तो सर कैसे करें टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज 159 रुपीज़ में अवेलेबल है, और 20 टेस्ट मिलेंगे इसमें, आराम से आप उसको दिला सकते हो। कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं है, कभी भी दिला लेना। 20 टेस्ट तुरंत टेस्ट खरीदते साथ ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से दिलाइएगा। चलिए, इसका एक पैटर्न का बस क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग। मतलब कोई प्रोडक्ट था, उसमें पहले 10% का डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दिया, देन 20% का डिस्काउंट दिया। पहले 10% फिर 20% का, पहले 10 दे दिया, फिर 20 का दे दिया। अब अगर मैं पूछूं उसने टोटल डिस्काउंट कितना दिया, या एक डिस्काउंट कितना दिया, आप बोलोगे सर कितना इजी सवाल है, ये सब पूछते हो आप। 10 + 20 कर दो, कितना, 30%। अगर आपका जवाब ये निकल के आ रहा है तो ये गलत है। क्यों गलत है देखते हैं। मान के चलो कोई सामान था 100 रुपए का, उसमें पहले आपने 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया मतलब 10 रुपये डिस्काउंट दिया, सामान कितना पड़ा, 90 रुपये। फिर आपने 20% डिस्काउंट मांगा, पहले 10% मांगा था, 20%, 90 का 20% होगा 18। ये सामान कितने में बिकेगा, 72 रुपये। 100 का सामान 72 में बिकेगा, तो 28 रुपये का डिफरेंस आएगा, 28 रुपये उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब इसका परसेंट निकालोगे, 28/100 इंटू 100 ये करोगे तो ये 28% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 30 और 28 अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि पहला 10% तो जिस प्रोडक्ट पे दिया जाना चाहिए, प्राइस पे दिया जाना चाहिए, वो दिया गया। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 20% है ना, वो कट पीट के जो अमाउंट आएगा उस पर दिया जाता है, इसलिए अलग अलग आता है। सर नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो।
इस तरीके से बना लेना। तो इस तरीके से पूरा करना, लास्ट में कितना आएगा 28 रुपये आ रहा है, यही समझ लो क्या है, डिस्काउंट है। इसी तरीके से बाकी भी आप बना सकते हो, इसको सिंगल डिस्काउंट बोलते हैं। ये पूरा लाइन से क्वेश्चंस है, किसमें सबसे अधिक होगा, कौन कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदा है, कौन दुकानदार के लिए ज़्यादा फायदा है, ये सब क्वेश्चन है ना। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, एक तरीका बता दिया। अब उसमें दुकानदार के लिए कौन सा फायदा होगा जिसमें उसको कम डिस्काउंट देना पड़े, खरीदार के लिए कौन सा वाला फायदेमंद होगा जिसमें उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो वो आप जज कर सकते हो। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं। एक व्यक्ति ने, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था, अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने दो बट्टे पर उसे 550.80 में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% था और दूसरा बट्टा अपठनीय है, मतलब अननोन है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। लोग कर लेते भैया। 720 रुपये का आइटम था, उसमें पहला बट्टा कितना बोल रहा है, 10%। 10% निकालोगे 720 का कितना रुपये आएगा, 72 रुपये। ये माइनस कर दो, 80 पहले माइनस करो, 648 आया। ठीक है, इसमें और कुछ रुपए माइनस किया, कितना परसेंट बताएं नहीं मालूम, दूसरा बट्टा वही तो निकालना है हमको। कुछ माइनस किया और माइनस करने के बाद ये देखो इसमें एक्स रुपीज माइनस कर लिया, मान के चलो। ये माइनस करने के बाद वो सामान उसको पड़ा कितना, 550.80 पड़ा। तो 648 में x घटाओगे, 648 में माइनस एक्स घटाओगे, तो ये 550.80 अगर आएगा, तो इसमें मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। 648 माइनस 500, ये कुछ नहीं मतलब डबल जीरो ले लेता हूँ, 550.80 ये निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये आएगी आपकी 0.20, ये आएगा आपका 7, ये आएगा आपका 9, 97.20। अब ये x की वैल्यू आएगी डिस्काउंट, लेकिन उसने दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए पूछा। अगर ऑप्शन परसेंटेज में दिया होगा तो परसेंटेज में निकाल लेना, अमाउंट में दिया होगा तो अमाउंट तो हमने निकाल ली 97.20। सर परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, ये 97.2 लिखना, 20, और कितने रुपए में डिस्काउंट मिला होगा, 648 में, तो डिवाइड बाई 648 करना इंटू 100। ये करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लेना आराम से फुर्सत से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए, श्याम ने उससे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 में खरीदा, अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखो 200 रुपए का आइटम था, इस पे पहले 20% डिस्काउंट मांग लिया उसने, मतलब 40 रुपए छूट मांग लिया। 200 का 20% 40 होता है, 160 रुपए आया। उसमें और x% डिस्काउंट मांगा, x% डिस्काउंट मांगा, कितना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लास्ट में जो सामान मिला ना वो मेरे 96 रुपये मिला। अरे 160 में मैं क्या घटाऊं कि 96 मिले, तो 160 माइनस 96 कर लोगे, आंसर मिल जाएगा 64 रुपये। तो 64 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया। ये 64 रुपये का डिस्काउंट मिला। अब वो डिस्काउंट परसेंट पूछ दिया ना, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, 64 रुपये का डिस्काउंट मिला, कितने रुपए, 160 पे, 200 मत कर देना भैया, 10 कटा, 16 चौक 64, 40% का, 4 दाम 40% का डिस्काउंट है वो सेकंड वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाता हूँ। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। देखो उसको लाभ कितना कमाना है, 10%। याद आ रहा है, इससे भी थोड़ी देर पहले ही हम क्वेश्चन किए थे, तो उस क्वेश्चन में हम जब फिगर नहीं दिया रहता था ना 100 मान लेते थे। तो सर यहाँ पे भी 100 मान लो क्या, नहीं नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि पहले से माना हुआ दे दिया है। ठीक है, तो कितना रुपए, 95 रुपए बता दिया, तो 95 रुपए उसको खरीदी पड़ रहा है। उसमें डिस्काउंट वाले को बाद में देखना, पहले देखो कि भैया लाभ कितना कमाना चाह रहे, 10%। अरे तो 95 रुपए में 10% लाभ कमा रहा है, तो प्लस 10% करोगे, 95 का 10% कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 9.5 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 104.5, मतलब 10% लाभ के बाद कितने में बेच रहा है, 104.5। अब आगे क्या बोल रहा है उसको, लेकिन 5% की छूट भी देनी है, 5% का डिस्काउंट भी देना है। तो भैया ये बताओ कोई अमाउंट रहेगा x रुपीस का, है ना, उसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य या टैग्ड प्राइस बोलो x रुपए का, उसमें 5% डिस्काउंट देगा, मतलब उस सामान को 95% में बेच रहा होगा, और ये 95% बेच के कितने में बेच रहा है, अल्टीमेटली 104.5। तो x इज इक्वल टू 104.5 अपॉन 95 नीचे आ जाएगा, और इंटू 110 आ जाएगा। ये दशमलव, ये इससे जीरो कट जाएगा,
और ये कितना आना है भैया, 95 से थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया लग रहा है। 5 से काटोगे तो 19 बार में, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 20, 209, 19, 11,000 में जाएगा। नहीं, 19 एकम 11, 11 तो ठीक है। तो 11 इंटू 11, 121 रुपये। 121 रुपये उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक दुकान 460 में एक सामान खरीदता है, वो 8% छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य कितना रखेगा। उस 460 रुपये में कितना परसेंट लाभ कमाना है, 12%। तो 12% निकाल दो, इसके लिए जोड़ दो। इसका 12% करोगे 72, 55.2 इसको लाभ कमाना है। तो इसको 55.2 लाभ कमाना है। ये कितने रुपए में बेचना चाह रहा है अपना सामान, 515.2। ठीक है, अब कोई अंकित मूल्य x होगा, इसको हम x मान लेते हैं। इस पे कितना छूट देना चाह रहा है वो, 8%। तो x इंटू 92% कर रहा हूँ तो किसी कोई समस्या, क्योंकि 8% डिस्काउंट देना चाह रहा है ना। अगर 8% डिस्काउंट देगा तो सामान कितने में बिकेगा, 92% में। ये बराबर कितना आ रहा है, 515.2। तो x इज इक्वल टू 515.2 डिवाइड बाई 92 इंटू 100। तो एक दिस जीरो और ये दशमलव तो कट जाएगा, और ये 92 से काटते हैं इसको, कितने बार में जाएगा, 92 से 6 बार में जाना चाहिए। 6, 54 नहीं, 6 ज़्यादा, चलिए। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर ले रहा हूँ सर, काहे, क्योंकि समय भी कम है बेटा। 460 इंटू 55.2%, 200 नहीं सॉरी, 460 इंटू 112%, ये 515.2 ये सही आए हैं। और इसको अगर मैं डिवाइड बाई 92% करूँ तो ये 560 आ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 560 आ रहा है। ठीक, 560 इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट करके देखोगे। दो दो से काट लेना, कुछ से नहीं समझ आया ना तो दो दो से काटना। 2 से कटाओगे तो ये 46 आएगा, 2 से काटोगे तो ये 25, 57, 6, 2576 आएगा। ठीक, ऐसे काटते पिटते जाओगे ना तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 560 मिल जाएगा। और दो दो तीन तीन से काट लेना। एक फर्नीचर 1740 की लागत, वैसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा, इसकी लागत इतना है, और उस पर 17% छूट देते हुए 21% लाभ कमा लिया जाता है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। मान के चलो मैं आपको एक सेकेंड हैंड कार बेच रहा हूँ। ठीक है, आप आए, बोले सर आपका जो कार है उसको मुझे दे दीजिए, आपका जो कार है उसको किसे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो मैंने आपको दे दी। ठीक, कितने रुपए में दी, मान के चलो 10 लाख रुपए में दी। कितने रुपए में दी, 10 लाख रुपए में। अब 10 लाख रुपए में दिया आपको कार। अब मैं पूछूं आपसे कि वो कार कितने रुपए पड़ा, या कोई और पूछे तो कितना रुपए पड़ा, आप बोलोगे 10 लाख रुपए। लेकिन ठीक, 10 लाख रुपए में बेच दिया आपको, लेकिन बाद में उसका टायर चेंज कराया आपने, थोड़ी सर्विसिंग कराई, अंदर का देखा, भैया सर तो ऐसे गाड़ी चलाए पूरा ठोक पीट के गाड़ी चलाए पूरा, उसके रिपेयर में 1 लाख रुपए और लग गया। तो अब आपको गाड़ी 10 लाख पड़ा कि 11 लाख पड़ा, बोले सर 11 लाख पड़ा। क्यों, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए तो मुझे दिए, लेकिन 1 लाख रुपए तो किसी और को भी दे दिए। क्या टोटल आपको जो खरीदी पड़ा वो 11 लाख पड़ गया। समझ आया, समझ आया कि नहीं समझ आया। तो आप कितने रुपए में खरीद रहे हो वही जरूरी नहीं कि खरीदी मूल्य है। खरीदी मूल्य जरूरी नहीं कि जितने में खरीद रहे हैं वही खरीदी मूल्य हो, उसमें और एक्स्ट्रा खर्चा कर दोगे ना, उसको भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर वैसे पूछोगे कि आपका कार ओरिजिनल कितने रुपए में लिए थे, तो 8 लाख में, उसको मैंने आपको 10 में बेच दिया। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है, और फिर बाद में डुलाई, डुलाई क्या होता नहीं मालूम, डुलाई आदि पर 28 रुपये खर्च करता है। तो लो भैया 800 रुपये था, इसमें पहले 10% डिस्काउंट मंगा, मतलब 90 पे खरीदा उसको। ऐसे डायरेक्ट माइनस कर करके भी निकाल सकते हो, या 85%, फिर 15% का डिस्काउंट मंगा, मतलब 85% डिस्काउंट मंगा। ये आप काट लो, 2 0 2 0 कट गया,
ये कट गया, 8 पंचे 40, 8 अटे 64, 680 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, ये बचा हुआ है 680, ये कट गया, 9 अट्ठे 72, 9 छक्के 54, 54 7 61, 612 रुपये। उसको कितना रुपये पड़ा? 612 रुपये। 800 के सामान को डिस्काउंट लेके कितने में लाया? 612। लेकिन और क्या डुलाई उलाई कर रहा है उसका, तो ये कितना रुपये पड़ रहा है? 28 रुपये। तो 612 उसको खरीदी पड़ी, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च किया ना उसका डुलाई उलाई का, ठीक है। तो ये कितना पड़ गया उसको सामान? 640 रुपये, ठीक है। कितना रुपए पड़ा? 640 रुपये पड़ गया। अब बोल रहा है, अब उसे 800 रुपये में वापस बेच दिया। 800 रुपये में लाया था, 800 रुपये में बेच दिया। 800 रुपये में डिस्काउंट मांग मांग के लाया, भैया डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। फिर दूसरे जब बेचा तो डिस्काउंट नहीं दिया। तो 800 रुपये के आइटम को 640 रुपये में बेचा, 800 रुपये के आइटम को 640 में बेचा, कितना रुपये लाभ हुआ? 160 रुपये। कितने पे? 640 रुपये में। नहीं सर 800 क्यों नहीं लिखे? 800 तो वो वहां से लाया, इसको खरीदी 640 पड़ी ना, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 640। ये 0 0 काटो, 16 से ये 4 बार में, और ये काटे क्या? 25 बार। 25% का उसने लाभ प्राप्त किया। सर एक बार और बता देंगे क्या? बता देता हूँ, 1 मिनट पहले पीछे बैक चले जाना, मैं फिर से इसको बता दूंगा। थोड़ा सा स्पीड में हो गया, लेकिन आप रिवर्स करके उसको देख लेना, ठीक है। ये इसी प्रकार के बाकी क्वेश्चंस भी हैं, ये वाला भी बता चुका हूँ। ये आपका डिस्काउंट वाला टॉपिक खत्म। लेकिन मैंने बोला ये सिर्फ डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का भी कंसेप्ट है, ये परसेंटेज का भी कंसेप्ट है, ठीक है। इसलिए पिछले बार मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था, जरूरी नहीं कि भैया जो आपके सिलेबस में दिया वही पूछे। तो जितने सिलेबस में दिया उतने चैप्टर्स उतने टॉपिक तो करना ही है, साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेना। जैसे ये डिस्काउंट का पिछले बार पूछ दिया, अब बोलोगे नहीं सर सिलेबस में तो नहीं दिया था। अरे परसेंटेज ही तो यूज हो रहा है, प्रॉफिट लॉस ही तो कैलकुलेट कर रहे हो, तो पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं जो पूछा है वही पूछा जाए, जो बोला है वही पूछा जाए, जो नहीं भी बोला है ना, जो नहीं दिया सिलेबस में वो भी पूछा जा सकता है, ठीक। ठीक है, 1 घंटे की क्लास आपकी हो गई है लगभग, और अब इसमें सुमन मैडम की क्लास को हम ऐड कर देंगे। और सुमन मैडम की क्लास ऐड होने के बाद ये 3 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, मैथ्स और सुमन मैडम क्लास। तो ये 9वां क्लास आपका रिकॉर्ड हो गया। 11 क्लासेस और बची हैं, और चिंता मत करिए, 11 क्लासेस में और थोड़ी रफ्तार बढ़ा के, सरा सी रफ्तार रफ्तार बोल रहे हो, बढ़ा नहीं रहे हो, बढ़ाएंगे थोड़े आगे क्लास। अभी बेस बनाया जा रहा है, 9 दिन की क्लास आप कंटेस्ट कर लेना। आगे चल के जो क्लासेस होंगी थोड़ी लंबी लंबी चलेंगी, ठीक है। हर रोज कोशिश रहेगी एक दिन में एक मैथ्स का टॉपिक, या थोड़ा ज़्यादा हो तो 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर उसको, ठीक है। 20 दिन के आते आते मैंने बोला मिनिमम 10 चैप्टर आपके मैथ्स के कम से कम करवाऊँ, 10 चैप्टर मिनिमम, 10 चैप्टर मैं आपका करवा दूंगा मैथ्स का। रीजनिंग की 2-3 क्लासेस में समाप्त हो जाएंगी, ऐसी मिक्स कर करके हम लोग पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगी। और क्या पढ़ेंगे? तो और हम लोग देखेंगे, जैसे इंग्लिश का भी पोर्शन है, इंग्लिश भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। इंग्लिश भी मैं कवर कराऊंगा, ठीक, इंग्लिश भी कवर कराऊंगा, लेकिन इंग्लिश पूरा नहीं कवर कराऊंगा। इंग्लिश में टेंस पढ़ाऊंगा, फिर टेंस से मिलता जुलता एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। मतलब अगर 10 क्वेश्चन रहता है ना, तो 3-4 क्वेश्चन उसमें से बन जाता है। उस हिसाब से आप रेशियो डिसाइड कर लेना इसमें कितने मार्क्स का रहा है। 3-4 टॉपिक वो हो जाएगा, और साथ ही साथ थोड़ा वोकैब और वन वर्ड वाला बता दूंगा, क्योंकि वहां से ना क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिमिटेड, बिना मतलब ज़्यादा बहुत सारे वोकैब्स तो नहीं देखेंगे, गिने चुने वोकैबलरी हम लोग पढ़ लेंगे, गिने चुने और वन वर्ड्स देख लेंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं नहीं, वैसे वाला टॉपिक देख लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। नहीं फंसा तो बात की बात है, नहीं फंसा तो अगले बार के लिए आपके लिए तो रेडी हो जाएगा, अगले एग्जाम के लिए उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना, पूरा कवर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा लिमिटेड टॉपिक हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे, वोकैब भी और वन वर्ड भी, ठीक। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वाणी पे परमानेंट विराम लग जाएगा। अभी सुमन मैडम की क्लास चलेगी, वो कंटिन्यू करिए, और कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना चलना, ठीक है। अब ये पूरा वीडियो देख रहा होगा तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ अभी मेरी बातों को अगर आप स्किप नहीं किए होंगे तो। मैंने ये सोचा कि अगर ये 20 दिन का क्रैश कोर्स सफलतापूर्वक निकल जाता है, और आपके एग्ज़ाम में समय मिले, आपको एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा समय हो, मोस्ट प्रोबेबली आपकी एग्ज़ाम शायद मुझे लगता है 27 अगस्त को हो जाए, शायद 27 अगस्त को हो जाए, ठीक है। भविष्यवाणी है भैया, फेल भी हो सकती है, कोई अंतर्यामी तो है नहीं, 27 अगस्त को हो जाए। लेकिन अगर 20 दिन का क्रैश कोर्स खत्म हो जाता है तो देखो 12-13 तारीख तक तो मैं निपटा दूंगा इसको, उसके बाद भी 14-15 दिन मुझे मिल जाए, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लेके आऊँ। जैसे ये तो थ्योरी थ्योरी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है ना
तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कम से कम 1000 की सोचा हूं मैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा। इंटरेस्टेड आप होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे शेड्यूल है। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का भी क्रैश कोर्स कवर कराना है, उसकी क्लास में चालू नहीं किया हूँ। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो वो प्रोजेक्ट भी है, उसको भी बताना है, उसको भी कराना है। लेकिन अगर आप बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स बोले तो मैं तैयार करवाऊंगा। अभी तैयार है नहीं, 1000 ऑब्जेक्टिव सीरीज फिर तैयार करवाना पड़ेगा, फिर उसको हम कराएंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव 1000 ऑब्जेक्टिव बताएंगे भी, और उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन भी बता देंगे, तो वो भी आपके काम आ जाएगा। तो ये थ्योरी तो देखना ही, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स पढ़ता हूँ, ठीक है, कमेंट्स लगातार देखते रहता हूँ। बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रावधानों पर, ठीक है। ये हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल में 20 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है महिला पर्यवेक्षक के लिए, जिसमें आपको महिला बाल विकास से संबंधित जितने भी उसमें सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक, वो सब कवर कराया जा रहा है। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है महिला बाल विकास का उद्देश्य और उसके दायित्व, और साथ ही उसके जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हर विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता है, उसके एक सचिव होते हैं, है ना, उस पर निगरानी रखने के लिए। तो उसके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। अब उसके बारे में जब इतना पढ़ रहे हैं तो देखते हैं आज का क्लास। महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, और ये कहाँ से लिए हम लोग, प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 से। ये सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है प्रशासकीय प्रतिवेदन, तो ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक। तो भार साधक मंत्री मतलब जो महिला बाल विकास विभाग है वो कौन से मंत्री के निगरानी में है, मतलब उसकी भार साधक मंत्री कौन है, तो वो है हमारी श्रीमती अनिला भेड़िया जी। सबको इसके बारे में जानकारी है। और ये कौन से विधानसभा की क्षेत्र, डोंडी लोहारा, ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र डोंडी लोहारा, पता चल गया। अब होता है एक संसदीय सचिव और एक होता है सचिव। संसदीय सचिव और सचिव में अंतर क्या होता है मैं बता रही हूँ। सचिव जो होते हैं ना वो आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। हर विभाग के लिए एक सचिव होता है, हर विभाग के लिए, लेकिन वो कौन होते हैं, आईएएस। और जो संसदीय सचिव है ना वो मंत्री के ही सिमिलर है, मतलब जो विधायक है वही संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। जबकि सचिव क्या है, अधिकारी, आईएएस अधिकारी, क्लास 1 ऑफिसर, ठीक। तो जो संसदीय सचिव है वो है हमारी रश्मि सिंह, और ये रश्मि सिंह जो है वो तखतपुर विधानसभा क्या है, इनका क्षेत्र है। तखतपुर कहाँ है सबको पता है, बिलासपुर में। तो अनिला भेड़िया जी का क्षेत्र कौन सा हो गया, डोंडी लोहारा। रश्मि सिंह का क्षेत्र कौन सा हो गया। क्या आप लोगों को पता है अभी हमारे विधानसभा के 90 सीट में कितने सीट पर महिला विधायक हैं, नहीं पता। टोटल 16 महिला विधायक है हमारे पास, ठीक है। तो एक हो गई अनिला भेड़िया जी और दूसरी संसदीय सचिव रश्मि सिंह। अब सचिव की बात आते हैं, तो सचिव कौन है, रीना बाबा साहब कंगाले, आईएएस। सचिव का नाम भी याद रखेंगे, रीना बाबा साहब कंगाले। तीनों नाम याद हो गया। ये जो रीना बाबा साहब है वो पहले कौन थी, वो निर्वाचन पदाधिकारी थी, अभी अभी चेंज हुई है, ये यहाँ इनका ट्रांसफर हुआ है। और निर्वाचन पदाधिकारी कौन बना, फिर अभी करंट अफेयर का पार्ट था, बताओ। पी दयानंद बनाए ना, पी दयानंद करंट अफेयर में था निर्वाचन पदाधिकारी वाला, तो पता चलना चाहिए चेंज हुआ है तो कौन है, ठीक है। अब इसकी संचालक कौन है, तो संचालक है दिव्या उमेश मिश्रा। नाम याद रखते जाना कौन क्या है, भार साधक मंत्री, संसदीय सचिव, संचालक दिव्या मिश्रा। संचालक याद हो गया दिव्या मिश्रा। अब विशेष सचिव कौन है, विशेष कौन है, पोषण को कैसे याद रखेंगे, अभी हम लोग पोषण पर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। कुपोषण को दूर करने के लिए पूरक पोषण आहार या पोषण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो विशेष सचिव कौन हो जाएगा, पोषण चंद्राकर, ठीक है। और अवर सचिव कौन हो जाएगा, सुभाष चंद्र कुजूर। सब नाम याद हो गया, ठीक है। संचालक बताओ मैडम, संचालक कौन है, ठीक है। अवर सचिव कौन है,
हाँ, सुभाष कुजूर ना। विशेष विशेष सचिव पोषण चंद्राकर। याद हो गया सबको? अपर अवर सचिव सुभाष कुजूर। अब ये देखो आगे हम लोग का महिला बाल विकास विभाग, इसका सामान्य परिचय। तो इसका प्रस्तावना क्या है, इसी में ही इसका उद्देश्य भी छुपा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ती हूँ। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया गया है, महिला बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है ना, किसी उद्देश्य से ही ऐसा विभाग बनाया गया होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसके विकास के लिए बनाया गया है, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए बनाया गया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। इसके साथ ही बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए भी सरकार क्या चला रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो सभी योजनाओं को कौन हैंडल करेगा, ये सभी योजनाएं किस विभाग से जाएंगी, महिला एवं बाल विकास विभाग से। ठीक है, और राज्य में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ साथ महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व इस विभाग के द्वारा निर्वहन किया जाता है। ICDS योजना चल रहा है केंद्र का, तो उसको संचालन भी कौन कर रहा है, किसके माध्यम से, महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से। ठीक है, निरीक्षण भी किसके माध्यम से, इसी के माध्यम से। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, कार्यक्रम गुणवत्ता उन्नयन, सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, समन्वय, प्रभावी पहुंच पर केंद्रित रहे हैं। ठीक, महिला एवं बच्चों के विकास के मुद्दों के साथ साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, बाल संरक्षण की दिशा में भी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों के निर्माण करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहे हैं। देखो पोषण के लिए कितना सारे योजना चला रहे हैं, सुपोषण अभियान, वजन त्योहार, हरिक नानिक बेरा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, है ना, ये सब क्या है, पोषण के लिए है। और महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन सा चला रहे हैं, वो महिलाओं में भी एनीमिया को दूर करने के लिए सुपोषण अभियान है। ठीक है, सुचिता योजना है, साथ ही उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण कोष दे रहे हैं, ऋण योजना, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना, है ना। सशक्तिकरण बनाने के लिए नौनी सशक्तिकरण बना रहे हैं, नौनी सुरक्षा बना रहे हैं, उनके मतलब जन्म दर में वृद्धि करने के लिए। तो ये सभी योजनाएं कौन चला रहा है, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में भी कौन, महिला एवं बाल विकास। तो यही क्या है, ये उसका प्रस्तावना है। इसके साथ ही अन्य विभागों के साथ भी ये समन्वय करता है। जैसे कि अब स्वास्थ्य स्तर पर सुधार करना है सब महिला एवं बच्चों का, तो वो स्वास्थ्य विभाग के साथ क्या करेगा, मिलकर काम करेगा। जैसे कि टीकाकरण हो गया या फिर अन्य स्वास्थ्य जांच, जैसे कि दाई दीदी क्लिनिक योजना है, तो वो स्वास्थ्य विभाग वाले लोग वहां बैठते हैं ना, लेकिन किसके माध्यम से संचालित हो रहे हैं, वो महिला एवं बाल विकास विभाग के। ठीक है, अब विभाग के उद्देश्य क्या है। जो महिला बाल विकास अगर विभाग बना है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य है, विभाग के प्रमुख उद्देश्य में से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। हर जगह हम लोग पढ़े 0 से 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, तो 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समेकित बाल विकास योजना मतलब ICDS सेवा योजना का संचालन करना, ये क्या है, उसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधित योजना है। अब इतना सारा योजना मैं गिनवा दी आप लोग को, उनके कल्याण के लिए योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इसके साथ ही अन्य योजना का संचालन भी करना क्या है, इसका उद्देश्य है। बालक बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण, महिला एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण भी क्या है, इसमें शामिल है। मतलब जितना भी योजना पढ़े और जो उसका उद्देश्य पढ़े थे, वही क्या है, इस विभाग का उद्देश्य है। बहुत ही कॉमन सी बात है, महिला का सशक्तिकरण, उनका सुरक्षा, उनको सुपोषित करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, उनको क्या बनाना, सुपोषित बनाना, यही सब कॉमन क्या है, उसका उद्देश्य है। तो वही क्या होगा, इस विभाग का उद्देश्य होगा। अब दायित्व क्या है, ठीक है, उनको किस किस दायित्व का निर्वहन करना देख लेते हैं। प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। देखो कैसे कैसे, सामाजिक स्थिति में भी सुधार लाना है, आर्थिक में भी लाना है। अब आर्थिक के लिए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कितना योजना, 3 योजना, जैसे ऋण योजना होगा, स्वावलंबी योजना हो गया,
सक्षम योजना हो गया, यहाँ तक कि अब महिला उद्यमिता नीति भी लागू कर दी है उनको मतलब ऋण अच्छे से सरलता से प्रोवाइड करने के लिए। उद्यमिता नीति कब से लागू है पता है ना आप लोग को? 1 अप्रैल 2023 से कब तक? 31 मार्च 2028 तक, 5 साल रहता है कोई भी नीति। और इसमें महिलाओं को कैसे टाइप का ऋण प्रदान करेगा पता है? देखो उनकी आर्थिक विकास के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक 3 टाइप का ऋण देंगे। कैसे याद रखना? ये जैसे हम लोग एमएसबी पढ़ते हैं ना, महिला सुपरवाइजर भर्ती, वैसे ही याद रखना इसको। इसको एमबीएस करके याद रखना बस, एमबीएस। एमबीएस एम से मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण। इसमें कितना ऋण देंगे? इसमें लगभग 50 लाख, ठीक है। बी से बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यवसाय, इसमें ऋण है 25 लाख का। एस से सर्विस, सर्विस से सेवा, इसमें ऋण देंगे कितना? 10 लाख का। तो एमबीएस, ठीक है, याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस और सर्विस। तो ये क्या हो गया? महिला उद्यमिता नीति। जब वो स्वयं मतलब बिजनेस स्टार्ट करेगी तो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अपने पैरों पर जब वो खड़ा होगी तो, ठीक है, तो आर्थिक विकास हुआ उनका, ये याद हो गया, ठीक। अब स्वास्थ्य एवं पोषण लिखना था क्या किसी को? लिख लिया ना। अब स्वास्थ्य और पोषण, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा योजना चल रहा है ना। सबसे बड़ा योजना तो सुपोषण योजना ही है हम लोग का, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना है, और प्रसव के लिए बहुत सारी योजना है, जैसे कि मांझी योजना था, सांगा जाना था, मेहरार चौमान था, है ना, मोचो जज की मोचो अस्पताल था। तो ये सब क्या है? उनके स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड हो गया। तो सभी प्रकार से विकास मतलब सभी प्रकार से उनकी स्थिति में सुधार लाना क्या है? इस विभाग का क्या है? दायित्व है, और उसी पर वो काम भी कर रहे हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना। अब महिला का जब सुधार ला लिए तो बच्चों के भी स्थिति में सुधार लाएंगे, उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं। वजन त्योहार, और क्या क्या हो गया? मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना हो गया, और बताओ, कौशल्या मातृत्व योजना हो गया, ठीक है, नौनी सुरक्षा योजना हो गया, नौनी सशक्तिकरण योजना हो गया, है ना, और जैसे कि हाँ नवजतन योजना हो गया, फुलवारी योजना हो गया, है ना। अब देखो, और स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी वही सब, पोषण वाला भी सब उसी योजना में आ गया ना। तो महिला का भी विकास कर लिए, और किसका विकास कर लिए? बच्चों का। और साथ ही महिलाओं की संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम और जागरूक करना। देखो उनके संवैधानिक हितों का भी रक्षण कर रहे थे। कैसे? मैंने बताया था ना, नवा बिहान योजना चल रहा है, जैसे कि न्याय रथ योजना भी चला रहे हैं, महतारी न्याय रथ योजना। तो जैसे नवा बिहान में क्या, अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रहा है तो वहां वो न्याय पाने के लिए क्या कर सकती है? जा सकती है नवा बिहार में। और विधिक, अगर उनको कोई विधिक सहायता चाहिए तो मुख्यमंत्री न्याय रथ योजना में भी जा सकती है सहायता के लिए। और उनको जागरूक भी तो कर रहे थे हम लोग, महिला जागृति शिविर लगा के, कि उनके कानूनी अधिकार क्या क्या है, और साथ ही उन सरकार द्वारा जो भी योजना चल रही है उसका लाभ लेने के लिए शिविर लगा लगा के बता रहे हैं उनको। तो ये भी दायित्व हो गया इस विभाग का, इस पर भी काम हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय भूमिका निभाना। अब देखो जितना भी योजना चल रहा है सबकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? महिला एवं बाल विकास। वही सर्वांगीण विकास हो गया जो सामने देखे, सभी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति। महिलाओं को सशक्त भी बना रहे हैं हम लोग, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देके उनको सशक्त बढ़ा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। और इसी के लिए बहुत सारे नियम भी बना रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ सके, कैसे वो स्वावलंबी बन सके। बाल अधिकारों का प्रभावी संरक्षण, और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बनाए हैं। और उसके अध्यक्ष कौन है? बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसी को पता है? तेज कुंवर नेताम। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक।
तो ये क्या हो गया, ये उसका उद्देश्य हो गया। तो सभी उद्देश्य समझ में आया, कॉमन सा था सब, है ना। और ये कल पढ़ लिए थे, कार्यकर्ता वाला इनका पेमेंट वृद्धि हो गया, कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 10,000 और ये 5,000, 7,500, ये तो सबको याद हो गया। यूनिफॉर्म, आंगनबाड़ी वाले लोगों को साड़ी मिलता है ना, तो ये 2 यूनिफॉर्म प्रतिवर्ष 500 रुपए प्रति नग के मान से मिलता है, ठीक है। मृत्यु उपरांत अनुग्रह राशि एग्रेसिया, अगर कार्यकर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको कितना राशि? 50,000 की राशि। कहाँ 5,000 है, 50,000 है ठीक है। मृत्यु के उपरांत कितना राशि? 50,000। पेमेंट याद हो गया उन लोग का, क्योंकि इसको तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों को सेवानिवृत्ति के उपादान पर सहायता राशि कितना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलता है? 50,000 और सहायिका को मिलता है कितना? 25,000। पचास हजार और 25,000। मृत्यु पर कितना था? 50, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर, जैसे अभी 440 पोस्ट टोटल था, लेकिन उसका पूरा 50% किस पे था? परिसीमित भर्ती में है। तो 10 वर्ष की सेवा अवधि को पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के 50% पदों पर, है ना, अभी भी 50% पद, परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर दिया जाता है। उस पर हम लोग मतलब फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। आंगनबाड़ी सहायिका को, ये किसका था? ये सिर्फ कार्यकर्ता था, और ये किसकी बात हो रही है? सहायिका की बात हो रही है। 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाली सहायिकाओं को 25% पद पर आरक्षित, अन्य हेतु 1 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर अनुभव का 6 अंक प्रदान किए, जैसे बोनस नंबर मिलता है ना एक्सपीरियंस रहने पर, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये किस पर? आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन करने पर। और ये कार्यकर्ता प्रमोशन होके क्या बनेगी? पर्यवेक्षक बनेगी, और सहायिका प्रमोशन होके क्या बनेगी? कार्यकर्ता बनेगी। आज ये नहीं आई है क्या? ठीक है। नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के मापदंड, ग्रामीण और शहरी, इसको एक बार देख चुके हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, 800 से 1600 में, 1600 से 2400 में, और नॉर्मल क्षेत्र के लिए मिनी आंगनबाड़ी 150 से 400। और वही अगर हम दुर्गम क्षेत्रों की बात करें तो नॉर्मल आंगनबाड़ी कितना जनसंख्या? 300 से 800, और मिनी आंगनबाड़ी 150 से 300। सब याद है आप लोग को? तो है? नहीं भूलना है, यही बस तो नहीं भूलना है। देखो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के मानदेय में वृद्धि आगे मैंने बता दिया, और ये लागू कब से है पूछेगा तो 1 अप्रैल 2023 से लागू है। भले बाद में वो वृद्धि हुआ, लेकिन उनको पेमेंट कब से मिलेगा? 1 अप्रैल 2023 से। तो उसको याद रखना। देखो, 2 मई मतलब मई 2023 में मानदेय बढ़ाया गया, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। मतलब मई में भले बढ़ाए, लेकिन उनको को बढ़ा वाला पेमेंट अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वृद्धि की घोषणा की गई। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, आगे बढ़े। और ये आंगनबाड़ी वाला भी पढ़ लिए थे। जसपुर में सबसे ज्यादा, कितना ज्यादा? 29-31, कम नारायणपुर। और टोटल आंगनबाड़ी 46-140, मिनी आंगनबाड़ी 56-54। अब ये देखो, ये हमारे मुख्यमंत्री का ट्वीट था, ट्वीट किए थे वो, मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ साथ मानदेय भी, मतलब जितना उनको प्रोत्साहन राशि मिलता था पहले, अब उसके साथ मानदेय भी देंगे। कितना देंगे? 2200 रुपए। क्या घोषणा किए थे ये? मितानिनों को पूर्व में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत, कौन सा योजना है? मितानिन कल्याण योजना है, ठीक है। 2200 रुपए की राशि प्रति माह 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि के साथ प्रदान की जाएगी। प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, ठीक है। कितना देंगे उनको?
2200 एक्स्ट्रा वाला है ये। इसका आदेश 10 जुलाई को जारी कर दिया गया है। जारी कब किए वो? 10 जुलाई के, लेकिन वो मिलेगा कब से? 1 अप्रैल 2023 से। वैसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, उन लोग का पेमेंट भी बढ़ा वाला कब से मिलेगा? 1 अप्रैल 2023 से। अब ये देखो, अगला सिलेबस का टॉपिक है ये ही। सिलेबस देखते जाओ, ठीक है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं पता चलेगा। महिला बाल विकास विभाग के उद्देश्य और दायित्व हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या लिखा है? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कवर कर लिया वो। आगे क्या है उसके बाद? आंगनबाड़ी की सेवाएं नीचे है, और नीचे में दिया होगा आंगनबाड़ी स्वीकृति के मापदंड एवं प्रमुख पदाधिकारी भी दिया होगा। दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया है? सब लोग देख रहे हो? दिया है ना? तो कवर करेंगे, ठीक है उसी को। उसके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन आएंगे आंगनबाड़ी में? उसके कार्यकर्ता हो गया, उसकी सहायिका हो गई, पर्यवेक्षक हो गए, एएनएम हो गए, ठीक है, ये सब उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आंगनबाड़ी स्वीकृति के मापदंड क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र क्या है। अब इतना टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी, है क्या आखिर वो आंगनबाड़ी? तो देखो वो महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल के लिए भारत में संचालित केंद्र को ही क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी बोलते हैं। किसके देखभाल के लिए? महिलाओं और बच्चों के, ठीक है। यहाँ छोटे बच्चे को अनुपूरक आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान की जाती है। जो आईसीडीएस का जो सेवा है उसी का तो नाम यहाँ लिखा है। देखो पोषाहार देते हैं, स्वास्थ्य जांच भी करते हैं, टीकाकरण भी करते हैं, पोषण शिक्षा भी देते हैं, है ना? तो वही क्या है, इसका क्या है मतलब, इसके अंतर्गत बताया गया कि उसका काम क्या होता है, आंगनबाड़ी का काम। और ये 3 से 6 वर्ष होगा ना, तो गलत लिखा है। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे को विद्यालय पूर्व शिक्षा भी प्रदान कौन करता है? आंगनबाड़ी। जाते थे पहले जब बच्चे थे तो आंगनबाड़ी? मैं नहीं गई, मैं नहीं गई हूँ, मेरे सीधा स्कूल भेज दिए थे मेरे मम्मी लोग, ठीक है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो जो प्री स्कूल है वो भी सेवा था, आईसीडीएस में सेवा था कि नहीं? 3 से 6 बच्चों को, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। तो देखो सब योजना यहीं पास आ गया, 1 2 3 4 और ये 5, और कौन सा बच गया था? संदर्भ सेवाएं बच गई है ना, ये तो लिखा है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तो लिखा है, संदर्भ सेवाएं बच गया। संदर्भ में बताई थी जोखिम वाले बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे, हाँ उसी वही संदर्भ सेवा परामर्श सेवा उसी का नाम है, देखिए है, ठीक है। तो सब आंगनबाड़ी का पता चल गया। आंगनबाड़ी केंद्र क्या है, किसके देखभाल के लिए? महिलाओं बच्चों के देखभाल के लिए है। उसका काम क्या है? वही 6 सेवा को लिख देना, यही उसका काम है। अनौपचारिक शिक्षा देना भी क्या है? उनका काम है। 3 साल में आंगनबाड़ी भेजना चाहिए था, मेरे घर वाले लोग सीधा स्कूल में डाल दिए। अब देखो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य, ठीक है। अब उद्देश्य भी कुछ होना चाहिए, अब इतना बड़ा केंद्र बना रहे हैं तो प्रत्येक गांव में महिला एवं बच्चों के सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना क्या था इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि देखो अधिकतर महिला और बच्चे गांव से ज्यादा बाहर जाते हैं क्या? नहीं जा पाते ना, तो कहाँ जाएंगे वो लोग? आंगनबाड़ी जाएंगे अगर उनको कोई समस्या होगी तो, ठीक है। गर्भवती महिला, शिशुवती माता एवं 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख करना भी क्या है इसका उद्देश्य है। देखो गर्भवती स्त्री और शिशुवती स्त्री भी ज्यादातर बाहर नहीं जा पाती, तो वो उनका सुरक्षा, उनका देखभाल कौन करेगा? आंगनबाड़ी वाले लोग। महिला बच्चों एवं महिला में कुपोषण और भूखमरी जैसे समस्याओं का निपटारा करना भी क्या है इसका उद्देश्य है। इसके इस संक्षेप में स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध है। देखो अब कुपोषण को दूर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा आहार चाहिए, पूरक पोषण आहार। तो वो किसके माध्यम से देंगे हम लोग? आंगनबाड़ी के माध्यम से देंगे। गर्म पका भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है ना, गर्भवती माताओं को, बच्चों को साथ में रेडी टू ईट फूड प्रदान करते हैं नाश्ता के रूप में। और 6 प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करता है कौन? आंगनबाड़ी। वही 6 जो हम लोग कहाँ पढ़े थे? अभी तक तो सबको रट्टा हो गया होगा ये, है ना, बार बार रिपीट कर करके। तो यही सुविधाएं कौन प्रदान करता है? आंगनबाड़ी। और यही सुविधाएं प्रदान करना क्या है उसका मुख्य उद्देश्य भी है। मुख्यतः सभी प्रकार की सेवाएं महिला एवं बच्चों को ही प्रदान किया जाता है, ठीक है ना।
अन्य तथ्य क्या है इसमें आंगनबाड़ी में? सभी प्रकार की सेवाओं, पूरक पोषण, टीकाकरण, सभी 6 सेवाएं के विवरण और पारदर्शिता हेतु सभी आंगनबाड़ी केंद्र में 11 रजिस्टर रखे जाते हैं। अब इतना काम को मेंटेन करना है तो उसको कहीं पर लिख के रखना पड़ेगा। तो कितना रजिस्टर? 11 रजिस्टर। 11 वैसे भी सुप नंबर है तो याद हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इन 11 रजिस्टरों में बच्चों का वजन, संदर्भ सेवाएं, आहार आदि का मासिक रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब मंथली रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे? इस रजिस्टर में ही रखेंगे कि कितने बच्चों का हम लोगों ने वजन किया, कितने को आहार प्रदान किया, सब नोट करके रखते हैं वो लोग। जब लेने जाओ रेडी टू ईट फूड तो देखना, ठीक है। कोई जाता है क्या? दीदी जाती है। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या लगभग कितना है? 14 लाख, ठीक है। और एक पुराना क्वेश्चन करती हूँ मैं कि जितना सब योजना चलाया जा रहा था आंगनबाड़ी ICDS, तो उसके तहत कितने लाख लाभान्वित थे? कितने लाख महिला और बच्चे? 43 ना, 43 लाख। याद है सबको? बढ़िया बात है, सब कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। और 6 माह से 6 वर्ष तक के कितने बच्चे लाभान्वित थे पूरक पोषण आहार से? लगभग कितने लाख? 10 लाख, 10 लाख ना। और फिर जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के थे उसमें 8 लाख। शिशुवती माताएं कितनी थी? सब याद है निधि को ठीक है, आगे बढ़े। याद है ना सबको? भले हम लोग को ऐसा लगता है कि भूल गए हैं, लेकिन जब सामने प्रश्न आएगा ना तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, हाँ ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ा था करके। देखो अब आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले व्यक्तित्व। अब आंगनबाड़ी केंद्र तो स्थापित कर दिया हम लोग, कितना लाख? लगभग 14 लाख। भारत में लगभग कितना आंगनबाड़ी केंद्र? अब उसकी देख रेख कोई करेगा, उसमें काम कोई करेगा, तो वही व्यक्तित्व का नाम अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी केंद्र की प्रमुख कौन होगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उसी गांव की होती है। वह गांव के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और उसकी आवश्यकताओं से पूरी तरह क्या होती है? अवगत होती है। अब जिस गांव में जो आंगनबाड़ी रहेगा वहां की कार्यकर्ता क्या होगी? उसी गांव की होगी, क्योंकि उसी स्थान के आदमी को अपने आसपास के एरिया के बारे में पूरा चीज जानकारी होता है। किसके घर में क्या चीज है उसको सब पता रहेगा कि अगर कोई बच्चा, किसी के घर का बच्चा अगर कुपोषित है, उसको कोई प्रॉब्लम है, या किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उसको जानकारी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो वो क्या होगी? सामान्यतः उसी गाँव की रहती है, ठीक है। और उसको सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और उनकी आवश्यकताओं से क्या होती है? उन पूरी तरह अवगत होती है। अब उसके कार्य क्या होते हैं? अब कार्य करता है तो उसके कार्य क्या होगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक माह में प्रत्येक बच्चों का क्या करती है? वजन करती है ना। अब उसको डेटा तैयार करना है। डेटा किस में काम आएगा बताओ? वजन त्योहार में, है ना। वजन त्योहार में, क्योंकि डेटा हम लोग लेते हैं कि कितना कुपोषण दर है, तो प्रत्येक माह में प्रत्येक बच्चों का वजन का जांच करती है, ठीक है। और किसमें इसका डेटा रिकॉर्ड करती है? विकास कार्ड में। कौन से कार्ड में? अब देखो यहाँ कार्ड का नाम आ रहा है विकास कार्ड। अभी एक और कार्ड पढ़ेंगे, जच्चा बच्चा कार्ड। देखे हो जच्चा बच्चा कार्ड? ऐसा लंबा सा रहता है, हाँ। उसमें क्या करते हैं जच्चा बच्चा कार्ड में? टीकाकरण ये सब का उसमें नोट करके रखते हैं, है ना। तो ये कौन सा कार्ड है? विकास कार्ड। विकास कार्ड में क्या नोट किए? वजन। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, यही जच्चा बच्चा कार्ड का रख रखाव करना, निरीक्षण करने आए चिकित्सा कर्मी को कार्ड दिखाना। टीकाकरण लगाने के लिए बाहर से आते हैं कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के, तो उनको वो कार्ड दिखाती है कि नहीं दिखाती है? दिखाती है ना, मेंटेन करके, क्योंकि वो उसमें रखे रहती है। ये इस टाइम इसका टीकाकरण हो चुका है, इस टाइम लगना था, तो वो सब काम कौन करेगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेगी। वजन करने का काम और कार्ड का रख रखाव का काम भी वही करेगी। और 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बच्चों के लिए सारा पूर्व अनौपचारिक गतिविधि भी कौन करेगा? संभालेगा कौन उसको? कार्यकर्ता। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती स्त्री और शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण युक्त आहार, स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन,
स्थानीय व्यंजन के आधार पर इसकी व्यवस्था। बताया ना मैंने कि गर्म पका भोजन मिलता है आंगनबाड़ी में गर्भवती स्त्री और शिशुवती माताओं को, तो उसका व्यवस्था कौन करेगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। व्यवस्था तो वो करती है कि आहार होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए अपने केंद्र में, लेकिन खाना बनाता कौन है? सहायिका बनाती है। ठीक है, सहायिका वाले टॉपिक में वो आ जाएगा। तो आहार का व्यवस्था कर ली, विकास कार्ड में दर्ज कर ली, वजन जच्चा बच्चा कार्ड का देख रेख कर ली, बच्चों को क्या दे दी? अनौपचारिक शिक्षा दे दी प्री स्कूल का। और क्या करेगी देखते हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा भी प्रदान करती है ना, कि कैसे टाइप का उनको आहार ग्रहण करना चाहिए। अधिकतर गर्भावस्था में उनको बताती है कि क्या क्या चीज खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए। और स्तनपान कराने वाली माताओं को आहार संबंधित प्रक्रियाओं पर भी परामर्श देती है। मतलब ठीक है ना, उनको एडवाइस ही तो देती है वो कि कैसे टाइप का वो अपना आहार रखे। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच, इसके साथ ही प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद जांच में सहायता करना इनका प्रमुख दायित्व होता है। जैसे कि हर गांव में लगभग होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आते हैं। लेकिन उस एरिया के में जो गर्भवती स्त्री है या शिशु है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता रहता है कि उनका टीकाकरण करवाना है, तो उनको जाके बताएगी वो कि इस दिन टीकाकरण यहाँ है और आप इतने बजे वहां पर उपस्थित हो जाए। मतलब वो किसकी जिम्मेदारी लेती है? आसपास के एरिया के टीकाकरण स्वास्थ्य जांच की जिम्मेदारी कौन लेती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। और जो पेट से रहती है, मतलब जो महिलाएं गर्भवती जो रहती है, प्रसव के पूर्व कुछ कुछ जांच होता है, तो उन लोग का काम होता है ना, आंगनबाड़ी वाले लोगों का काम कि उन लोग को लेके जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उनका जांच करवाए। वो जांच करवाती है। प्रसव के लिए भी लेके जाती है आंगनबाड़ी वाले लोग, है ना, प्रसव के बाद भी जांच करवाती है। तो ये सब काम किसका है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम है। अपने कार्य क्षेत्र के घरों में निरीक्षण के दौरान बच्चों में दिव्यांगता की पहचान करना, उन मामलों को निकटता पीएचसी पब्लिक हेल्थ क्या था कमिटी, हाँ कमिटी ऐसा कुछ है, गूगल कर, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना। देखो वो अपने कार्य क्षेत्र के सभी घरों से परिचित होती है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र की होती है, उसी गांव की। तो वहाँ हर घर में जाती है, निरीक्षण करती है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, अगर माता है तो माता स्वस्थ है कि नहीं, अगर बच्चों में अगर किसी भी प्रकार की दिव्यांगता होती है ना, तो उसका पहचान करती है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसी। तो अगर वो दिव्यांगता अगर लगता है कि किसी बच्चे में ऐसा कुछ डिसेबिलिटी है, तो वो कहाँ जाती है? उस निकट के पीएचसी में जाती है, या फिर दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र में उनको क्या करती है? भेजती है, ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके और वो ठीक हो सके, है ना। सरकार द्वारा किशोरों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करती है। अब हम लोग पता कैसे चलेगा कि हमारे लिए ये योजना चल रही है करके, है ना। हम पूरा सरकार तो हम लोग को बताने आएगा नहीं, तो सरकार की योजनाओं को हम लोग तक कौन पहुंचाएगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर वो सबसे छोटी इकाई है और वही सबसे जमीनी स्तर की इकाई है, क्योंकि वो सभी से घुल मिल कर लेती है। सरकार थोड़ी ना हमसे पूरा घुलने मिलने आता है, वो अपनी योजनाएं देता है और उसको आगे बढ़ाने का काम यही लोग करते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए अगर कोई योजना आ रहा है, गर्भवती माताओं के लिए, तो कौन उसका क्रियान्वयन करेगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अगर किशोरों के लिए आ रहा है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पूरा काम याद हो गया। देखो ये था कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। था नहीं, थी। ठीक है, याद है? याद हो गया। उसी गांव की रहती है, उसको सभी गांव के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और उसकी आवश्यकताओं से वो पूरी तरह अवगत होती है। काम क्या होता है? प्रत्येक माह में बच्चों का वजन करना, उसको विकास कार्ड में दर्ज करना, जच्चा बच्चा कार्ड का देख रेख करना, निरीक्षण करना, पूरक पोषण आहार की व्यवस्था करना, है ना, और शिशुओं का अनौपचारिक शिक्षा देना, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच के लिए मतलब लेके जाना, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद जांच करवाना, और घरों में निरीक्षण करना, और अगर दिव्यांगता अगर मिलता है अगर किसी बच्चे में, तो उसको निकट के पीएचसी में ले जाना। ठीक है, और किशोरों के लिए जो भी चलाए जा रहे स्कीम है, उन सब के बारे में जानकारी देना किसका काम हो गया? कार्यकर्ता का। अब कार्यकर्ता का काम देख लिया, अब किसका काम देखेंगे?
सहायिका का। अब ये क्या होती है, जो कार्यकर्ता होती है ना उसी की सहायक होती है, मतलब उसके कामों में हेल्प करने के लिए क्या होती है, एक सहायिका होती है। ठीक है, और इसका पेमेंट 5,000 ना। अब सहायिका के कार्य और दायित्व। कार्य और दायित्व, बच्चों को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र लाना और घर तक छोड़ना। अब देखो, जो आंगनबाड़ी वाले बच्चे रहते हैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे रहते हैं ना, तो अपने से आंगनबाड़ी चले जाएंगे क्या, अपवाद की स्थिति को छोड़कर कुछ बच्चे रहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र तक लाना और उनको छोड़ना क्या है, सहायिका का काम है। ठीक है, और आंगनबाड़ी की साफ सफाई करना, वहाँ पानी की व्यवस्था करना, बैठक व्यवस्था देखना, ये सब भी किसका काम हो गया, सहायिका का काम हो गया। थोड़ा देर और। ठीक है, साफ सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, बैठक व्यवस्था देखना, ये सब किसका काम हो गया, सहायिका का काम हो गया। आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान किए जाने वाले भोजन को बनाना किसका हो गया, और बर्तन साफ करना सहायिका का। जबकि आहार की व्यवस्था करना किसका काम था। ठीक है, बच्चों की साफ सफाई पर ध्यान देना। ठीक है, ये भी सब किसका काम हो गया। और जिस दिन कार्यकर्ता अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस दिन पूरा काम कौन देखेगा, हेड कौन हो जाएगा, कार्यकर्ता हो जाएगा। तो यही क्या था, आंगनबाड़ी सहायिका है थी। ठीक है, तो इजी था इनको याद करना। बच्चों को लाना ले जाना, साफ सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, बैठक व्यवस्था करना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना। ठीक है, और जिस दिन हेड अपसेट है एब्सेंट है उस दिन खुद ही हेड बन जाना। तो ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इजी है ना आज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो तो हो गया हमारी कौन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, उसकी सहायक हो गई। उससे पहले क्या देखे थे, खुद आंगनबाड़ी केंद्र को देखे थे। अब देखते हैं बाल विकास विस्तार अधिकारी। अच्छा, इससे पहले हम लोग पर्यवेक्षक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पर्यवेक्षक को पहले पढ़ते हैं, क्यों बता रही हूँ। छोटे इकाई से चालू करते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी सहायिका सबसे छोटी होएगी ना। ठीक है, ये सहायिका हो गई। अब इससे थोड़ा ऊपर ये किसको रिपोर्ट करेगी, कार्यकर्ता को। क्या क्या काम की, ये किसको बताएगी, वो कार्यकर्ता को। अब कार्यकर्ता किसको रिपोर्ट करेगी, इसी की तो तैयारी कर रहे हो ना। एक पर्यवेक्षक के अंतर्गत कितना आंगनबाड़ी रहता है संचालित, 25। तो ये किसका मॉनिटरिंग करेगी, इन लोगों का, कार्यकर्ता का। ठीक है, नहीं ये नहीं बनाते। ठीक है, अब ये पर्यवेक्षक किसको रिपोर्ट करेगी, CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास विस्तार अधिकारी। तो याद हो गया, छोटे से बड़ा, इसीलिए मैं बोल रही थी कि पर्यवेक्षक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाल विकास विस्तार अधिकारी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। ये CDPO की मदद सुपरवाइजर करते हैं, है ना। CDPO को रिपोर्ट कौन करेगा, सुपरवाइजर लोग करेंगे। इनका मुख्य काम आंगनबाड़ी का नियमित दौरा करना, रजिस्टरों की जांच करना, परिसरों का निरीक्षण करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सलाह देना, उसकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेना है। क्या करेंगे, अब पर्यवेक्षक लोग जाएंगे आंगनबाड़ी में, निरीक्षण करेंगे कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, सब काम का डेटा रजिस्टर में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कितना रजिस्टर देखे थे हम लोग, 11 रजिस्टर। तो रजिस्टर भी चेक करना जरूरी है कि ये लोग सही डेटा भर रहे हैं कि नहीं, या फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जाएगा परिसर का निरीक्षण करेगा, रजिस्टर की जांच करेगा, और क्या करेगा, हाँ, कार्यकर्ता को सलाह देगा कि कैसे वो उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाए, है ना। बच्चों की ध्यान कैसे कर देख सके, करेगी। ठीक है, करेगी। उनकी समस्या, अगर उनको किसी भी प्रकार का समस्या है
कार्यकर्ता को, तो वो किसको बताएगी? परीक्षक को, ठीक है। और परीक्षक फिर क्या करेगा? उसका समाधान करेगा, करेगी। समझ आ गया ना? लेकिन क्या करेगी वो, ठीक है। अब ये पर्यवेक्षक किसके पास जाएगी रिपोर्ट लेके? सीडीपीओ। सीडीपीओ बाल विकास विस्तार अधिकारी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम कई परियोजनाओं को जोड़कर बनी है ना। आमतौर पर एक परियोजना में 1 लाख की आबादी और 100 आंगनबाड़ियां आती है। सोचो, एक पर्यवेक्षक 25 आंगनबाड़ी और 100 आंगनबाड़ी पर एक सीडीपीओ। कितना लाख आबादी में? 1 लाख आबादी में। मतलब कि कितना पर्यवेक्षक एक सीडीपीओ के अंतर्गत रहेंगे, बता सकते हो? मैथ्स आता है ना? 25-25 करोगे, ठीक है। मतलब कितना? 4 पर्यवेक्षक, 1 सीडीपीओ। आंगनबाड़ी कई परियोजनाओं का मिला है, ठीक है। 1 लाख आबादी और 100 आंगनबाड़ी है, उसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना में एक अधिकारी होता है जिसे बाल विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं, ठीक है। मतलब परियोजना का हेड कौन हो गया? परियोजना अधिकारी, बाल परियोजना अधिकारी। इनका ऑफिस इस परियोजना के मुख्यालय जैसा होता है, ठीक है। अरे पर्यवेक्षक पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? एएनएम। एएनएम के बारे में पता है आप लोग को? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। हाँ हाँ, जीएनएम भी होता है। एएनएम जो होती है आंगनबाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। होती किसकी है? ये स्वास्थ्य विभाग की होती है, लेकिन उसका काम क्या होता है? आंगनबाड़ी में जाकर टीकाकरण करना, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर टीकाकरण अभियान चलाना होता है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। मतलब अगर एएनएम आई है आंगनबाड़ी में तो क्या करेगी? टीकाकरण करेगी, क्योंकि टीका बच्चों को भी लगता है, गर्भवती माताओं को भी लगता है ना। और बेसिक जो चिकित्सकीय परीक्षण है वो भी करती है, ठीक है। तो वो काम कौन कर रहा है? एएनएम। अब उसके बाद है आशा। आशा दीदी का नाम भी आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आशा, शॉर्ट फॉर्म में। तो जो एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके तहत ग्राम स्तर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन है? आशा। आशा की व्यवस्था की गई है। आशा जो होती है वो महिलाओं, किशोरियों, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के साथ मिलकर क्या करती है? वो काम करती है। किसके साथ मिलकर काम करेगी? एएनएम किसके साथ मिलकर काम करी थी? अब ये दोनों के साथ मिलकर कौन कार्य करेगी? आशा। हो गया, ये इतना ही था ये तो, ठीक है। कोई डाउट? गैर सरकारी संगठन, ये बस लास्ट है, ठीक है। यहाँ तक बस पढ़ेंगे 8वां तक, ठीक। ऐसे में आप लोग बॉटल पटकना चालू कर देते हो ना, बताओ तो। गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन वाले वीडियो रिपीट करके देखा करें ताकि आपको वो उसी टाइम याद हो जाए। 2 बार देखने से पूरा चीज याद हो जाएगा। और इसके साथ ही आप जाकर योगेन साहू क्लासेस ऐप में महिला परीक्षक का टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उससे आपको स्वमूल्यांकन होगा। वहाँ कुछ टेस्ट फ्री भी रखे गए हैं, तो कम से कम फ्री टेस्ट तो आप दिलाइए ही। और अगर टेस्ट अच्छा लगे तो टेस्ट परचेस कीजिए और सभी टेस्ट दिलाइए, तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो देखें, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, नाम हम लोग सुनते हैं एनजीओ बहुत, है ना।
कई क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठन भी इन सेवाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकार ही इस पर काम करे, कौन भी काम कर सकता है। जो गैर सरकारी संगठन है वो भी इन सेवाओं को अच्छे से सबको प्रदान करने के लिए इस पर क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अपितु कई जगह तो पूरी परियोजना एनजीओ द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, कुछ जगह है जहाँ पूरा सरकारी चलता है, ठीक, और आधे जगह में जैसे आधा सरकारी और आधा क्या है, एनजीओ वाला है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ टोटल क्या है, एनजीओ द्वारा सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और ये क्षेत्र कौन सा है, मिक्स वाला, ठीक है ना। देखो, कई क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन इन योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई जगह स्वयं संचालित करते हैं ये योजना को अकेले, बिना सरकार की सहायता से। इसके साथ ही केयर और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आंगनबाड़ी के कुछ कार्यों में मदद करती है। यूनिसेफ का नाम हम लोग 2-3 जगह देख लिए, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम में देखे थे, आंगनबाड़ी केंद्र में ही की सहायता के लिए चलाया था वो, ठीक है। और एक यूनिसेफ कहाँ दिखे थे, उजियार में देखे थे। यूनिसेफ काम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हमारी, ठीक है, और वो किसके विकास पर काम करती है, महिला और बाल विकास के काम पर। तो ये यूनिसेफ भी एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब मान लेते हैं अभी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है जो किसका हेल्प करता है, आंगनबाड़ी के कार्यों में मदद करता है। और ये लास्ट स्थानीय समुदाय, आंगनबाड़ी के द्वारा कौन सा सुविधाएं उपलब्ध है वो कल देखेंगे। 8वां है स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी। आंगनबाड़ी के कामकाज को प्रभावी बनाने में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो स्थानीय लोग रहेंगे वहाँ के समस्याओं से भली भांति परिचित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। उनको पता होगा कि क्या काम करने से वहाँ की समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए अच्छे से, ताकि उनका संचालन हो सके, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, स्थानीय समुदाय निभाएगा। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दान से सुविधाएं जुटाने में सरकार का फंड अगर पूरा नहीं हो पा रहा है उसकी सुविधा पूरा करने के लिए, तो फिर फंड कौन इकट्ठा करेगा, समुदाय, स्थानीय समुदाय। और समय पर इनका संचालन सुनिश्चित करने में स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्तनपान करने वाली महिलाएं एवं गर्भवती माता को आंगनबाड़ी के कार्यक्रमों में जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। उनको मतलब बोलती है कि उन्हीं के लिए ये अच्छा है, आप वहां जाए और इस योजना का लाभ उठाए। तो ये सब काम कौन करता है, स्थानीय समुदाय। उनको आंगनबाड़ी भेजने का काम कौन कर रहा है, बच्चों को तो लेने के लिए आती है सहायिका, महिला लोगों को कैसे लेके जाएगी, जबरदस्ती। तो प्रोत्साहित करना पड़ेगा ना उनको कि जाओ भैया, सरकार का बहुत योजना, अच्छा योजना चल रहा है, आप ही का उसमें फायदा है, ठीक है। अब इतना अच्छा पोषण आहार मिल रहा है, उन्हीं को अच्छा है, घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। बाकी लोग के लिए बनाना पड़ेगा, बट अब जब सरकार सुविधा दे रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये देख लिए हम लोग आज पूरा, कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, सीडीपीओ, लोकल कम्युनिटी और एनजीओ, 8 पॉइंट देखे। और साथ में क्या देखे थे, आंगनबाड़ी केंद्र, भार साधक मंत्री शुरू में देखे थे, इसके प्रमुख पदाधिकारी देखे थे, सांस्कृतिक प्रतिवेदन से महिला बाल विकास का उद्देश्य देखे, उसका दायित्व देखे। और कल सबको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए बेहतर तरीके से, ठीक है। ट्वीट भी देखे कल तक, हाँ नहीं, कल मतलब आने वाला कल, मंडे को आगे देखेंगे, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।